नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान में। सबसे पहले आप लोगों को सॉरी बोलना चाहेंगे कि हमारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इंग्लिश फॉर्मेट में नहीं आ पाए हैं और इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो ईडी के फॉर्मेट में रहेंगे। ईडी हम ये नहीं कहेंगे कि वो सारे क्वेश्चन आने ही आने हैं, पर एक दो क्वेश्चन, तीन ही क्वेश्चन आ गए अगर और वो आपको नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो एग्जाम होने वाला है बीएआरसी का, इसमें चाहे वो थ्योरी से पूछे, चाहे वो न्यूमेरिकल से पूछे, चाहे वो ईडी से पूछे, अगर हमारा स्टेज 2 में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हमसे छूटे ना। तो ये हमारा ओनली थ्योरेटिकल है। इसके बाद हम जो भी थ्योरी में न्यूमेरिकल होने वाले हैं वो भी क्लासेस आनी है और ईडी के इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बता देंगे। और जो इंपॉर्टेंट आई हैं पिछले एग्जाम में, चाहे डीआरडीओ हुआ, चाहे एनपीसीआईएल हुआ, इनमें जो भी क्वेश्चन ईडी से आए हैं वो सारे करा देंगे आपको और टॉपिक भी बता देंगे यहाँ से आने वाली हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं, आप अपने अनुसार उसे तैयार भी कर लीजिएगा। अब अपने मैराथन की ओर चलते हैं। यह है फीटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए। तो सबसे पहला ये है, फर्स्ट ईयर से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो बुक से डायरेक्ट पूछे जाते हैं उनको हमने ले लिया है, पर यही मिस्टेक हो गई है हम लोगों से कि जो हमारे फैकल्टी हैं टाइपिस्ट वो नहीं मिल पाए, इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। तो हम देरी न करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, शुरू से लगाए पहले जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है हमारा, वो पूरे जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो तो हम आपको बताएंगे ही, पर जो फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस है वो इसमें हमने कवर किया है, जहां जहां से क्वेश्चन पूछते हैं और पूछी गई हैं। तो शुरू से लगाए, सेफ्टी से लगाए, हम फर्स्ट ईयर का जो भी है लास्ट लगभग लिमिट फिट टॉलरेंस तक जाता है वहां तक हम इसे ले जाएंगे और इसके बाद न्यूमेरिकल का क्लास और ईडी का क्लास जल्दी आ जाएगा। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ये हमारा सेफ्टी से। एक बात और, अगर आप लोग इस मैराथन को अपने तैयारी को भांपना चाहते हैं तो आप सभी लोग, ये 80-82 मतलब 80 प्लस क्वेश्चन है, आप सभी लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप इसे अपने तरफ से ये समझ लें कि हमारा ये सही है, फिर लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा और आपको खुद फील होगा कि 80 में से मेरा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ये आप खुद देख लेंगे। और इसमें से जो क्वेश्चन नहीं है और जो क्वेश्चन इससे बनने वाली है वो सारी चीजें हम आपको बता देंगे, तो और आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। तो हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मतलब ये पूछ रहा है जो हमारे क्लास ऑफ फायर होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, आप अपने माइंड में रखें कि ये विद्युत जो है वो किस क्लास में आता है, इसे बुझाने के लिए किस किस का प्रयोग हम करते हैं। तो जो ये विद्युत है हमारा वो आता है क्लास ऑफ डी में, क्लास ऑफ डी में आता है और इसे बुझाने के लिए हम प्रयोग करते हैं सीटीसी का। अब हमारे पास चार ऑप्शन है, पहले में ही कहा था सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना चाहिए, रेत या मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। रेत और मिट्टी का प्रयोग कहां हम करते हैं, रेत और मिट्टी, रेत, मिट्टी, पानी, किसी भी चीज को आग जब हमारी लगती है, जब हमारा क्लास ऑफ ए फायर लगता है, ये हुआ चाहे कागज की वजह से लग गया, चाहे मतलब मानवीय गलती से लग गया, उसमें हम पानी डालते हैं, चाहे कागज से हो, कोयला से हुआ, किसी भी चीजों से, इन सब चीजों से जब हमारा आग लगता है और वो एग्जाम में पूछ ली जाती है तो वो क्लास ऑफ ए के अंतर्गत आता है और उसे बुझाने के लिए हम पानी के फव्वारे डालते हैं, डायरेक्ट पानी डाल देते हैं, या रेत या मिट्टी डालनी चाहिए, वो किस में आते हैं, क्लास ऑफ ए फायर में आते हैं। जल, ये भी इसमें आता है, ये भी इसमें आता है। फॉर्म फायर, ये किस में आता है, क्लास ऑफ बी फायर में। क्लास ऑफ बी फायर का आग बुझाने के लिए हम फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। ये रहा हमारा, और इसका जो विद्युत का पूछा हुआ है वो सीटीसी, सीटीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम किसी और नाम से जानते हैं, उसका नाम है हॉलैंड एक्सटिंग्विशर। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चल देते हैं। ये मैराथन है तो हम थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट तरीके से कर लेंगे। ये देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर लिख लें या अपने मन में सोच लें कि वो आंसर हमारा सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। किस प्रकार की आग में सप्लाई बंद करके अलार्म बजाना चाहिए और प्रशिक्षित व्यक्ति को आग पर काबू किस तरह से पाना चाहिए, ये पूछ रहा है। अगर आपके वर्कशॉप में आग लग गई है
तो सबसे पहले हमारे मन में आना चाहिए कि वो किस कारण लगी हुई है। अगर वो विद्युत के कारण लगी हुई है तो विद्युत का सबसे मेन सप्लाई जो हमारे वर्कशॉप में आ रहा है या कहीं पे भी आ रहा है उसे बंद करना चाहिए और तुरंत वहां से बाहर निकल करके हमारे जो उचित प्रावधान है उन्हें करना चाहिए। उचित प्रावधान का मतलब है हमें फायर एक्सटिंग्विशर को बुलाना चाहिए, अगर है वहां पे तो हमें तुरंत उसका प्रयोग करना चाहिए। तो यही पूछा है, ये जो वर्कशॉप सप्लाई बंद करने का काम है, सप्लाई बंद करने का मतलब है बिजली का ही, तो वो किस फॉर्म में आते हैं, किस क्लास में आते हैं। तो अभी इससे पहले ही आपको बताए हैं, ये जो बिजली वाला काम होता है इसके कारण जो हमारे पास आग लग जाती है, चाहे वर्कशॉप में चाहे कहीं पे भी, और बिजली के कारण लगी हुई हो, तो वो श्रेणी क्रम में आते हैं, श्रेणी डी में आते हैं। मतलब इसको बोलते हैं क्लास ऑफ डी फायर, इसके अंतर्गत ये आते हैं। और इसे बुझाने के लिए या तो हम CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड या हॉलन एक्सटिंग्विशर, दो चीजों का प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा नाम होता है, तो ये होता है। अगर हम ये देखना चाहें कि क्लास ए में क्या आता है, क्लास बी में क्या आता है, क्लास सी में क्या आता है, तो ये भी देख लेते हैं। क्लास ए यहां पे लिख देते हैं, अच्छे से दिखेगा, क्लास ए, क्लास बी, यहीं पे आपका जो चारों क्लास ऑफ फायर है यहीं पे रिवीजन हो जाएंगे, आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं रहेगी। वैसे ये चीजें तो सभी लोगों को पता रहती हैं, पर एक बार हम इसे रिवीजन करा देते हैं। क्लास डी, ये तो इसी का है जो कि होता है बिजली के कारण। बिजली मीन्स विद्युत, विद्युत के कारण आग लगती है। क्लास ए में चाहे वो कागज से लग जाए, चाहे वो कोयला से लग जाए, इन सब चीजों से लगी हुई आग हमारे क्लास ऑफ ए फायर में आती हैं। और क्लास बी में आती हैं, ये क्लास बी और क्लास सी, क्लास बी में आती है तेल, तेलीय वस्तुओं से जब हमारा वो आग लगता है तो क्लास ऑफ बी में आता है। और जब गैस से लगता है, गैसीय पदार्थ से लगता है, तो हमारा क्लास सी में आता है। ये चारों क्लास के फॉर्म है, अगर किसी में भी आता है तो यही आते हैं, आप यहां से टिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए जो अभी हम बताएं वो क्वेश्चन आ गया आपके पास ही। ये हॉलन एक्सटिंग्विशर में क्या भरा होता है, जो उसका एक्सटिंग्विशर का जो डब्बा आता है, जो हमारे वर्कशॉप में या फिर किसी भी चीज कहीं पे भी एक सुरक्षित जगह पे टंगा हुआ रहता है, ताकि आग लगने पे हम तुरंत उसका यूज कर सके। उसमें क्या भरा होता है, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम CTC के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये चीजें हैं। अब यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बी और डी ये दोनों में प्रयोग की जाती हैं। ड्राई पाउडर जो होता है, ए को छोड़ करके BCD ये तीनों में प्रयोग किए जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन पूछता किस में है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें ये इसका आंसर देना रहता है। जो हमारा ड्राई पाउडर होता है, जिसका प्रयोग हम मैक्सिमम सी में ही करते हैं, पर जरूरत पड़ने पे बी पे भी करते हैं, सी पे भी करते हैं, डी पे भी करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर में क्या दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, उसके अनुसार हम इसे टिक करते हैं। फॉर्म फायर ये होता है बी के लिए। चारों ऑप्शन देख लिया हमने। अब आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए आ गया ना, तेलीय फर्श। तेलीय फर्श मतलब जहां भी तेल का भी आ जाए और तेल की वजह से लगी हुई आग, ये हमारा आता है किसमें, क्लास ऑफ बी फायर में आता है। किसमें आता है, क्लास ऑफ बी फायर में, क्लास ऑफ बी फायर में आता है। ये पूछा है तेलीय फर्श को निम्न के द्वारा साफ किया जाता है। मतलब तेल अगर हमारे फर्श पे गिर जाता है तो हम उसे किस तरह से साफ कर सकते हैं, रेत डालकर, पानी डालकर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये है CO2 का स्प्रे करके, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हमारा तेल कहीं पे बिखरा हुआ है और उसमें पानी डाल देंगे तो वो और चिपचिपा हो जाएगा और अच्छे से साफ बिल्कुल नहीं होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे मतलब अगर हम आग को काबू पाने, यहां तो आग लगी ही नहीं है, आग पे काबू पाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रेत डालने का मतलब होता है, अगर हम यहाँ पे रेत डाल देंगे तो जो तेलीय पदार्थ है उसे वो सोख लेगा। और किसी भी, वो जब हम वर्कशॉप में होते हैं तो हमारे पास जूट अवेलेबल होती है, जूट से इसे क्लीन कर देंगे, अपने आप पूरा का पूरा फर्श हमारा साफ हो जाता है। कभी भी हमें तेल जहां पे गिरा रहता है वहां पे पानी नहीं डालना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, चीजल का हेड किस प्रकार का नहीं होना चाहिए। प्लेन नहीं होना चाहिए, गोल नहीं होना चाहिए, मशरूम नहीं होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो जो हमारा चीजल ऐसा होता है, चीजल मीन्स होता है छेनी। छेनी ये होता है, ये फ्लैट तो हो सकता है, गोल भी हो सकता है, पर ये जो मशरूम यहाँ से फैल जाती हैं चीजें, यहाँ पे जब हम हैमर से इसके किसी भी चीजों को जब हम काटते हैं तो ये चीजें चीजल की तरह होती हैं, ऐसी ही होती हैं। चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं? खुरचने के लिए, कोई तंग स्थान है वहां से मटेरियल हमें निकालना है तो इसके सर पे, इसके हेड पे हम हैमर मार मार के वहां से मटेरियल निकाल लेते हैं। और जब हैमर हम मारते हैं इस पे तो कुछ चीजें ये दब करके यहाँ पे फैल जाती हैं, और जब जो ये फैला हुआ रहता है वो आपको दिखता है मशरूम की तरह। मशरूम की तरह ये हेड है और नीचे से सारी चीजें फैली हुई हैं, तो उसी को कहता है वैसा यूज नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास चीजल है और मशरूम बना हुआ है और उस पे हम हैमरिंग करते हैं तो ये जो पार्ट बिखरे हुए हैं छटक करके हमें लग सकते हैं, या हमारे आसपास कोई चीज, कोई भी बैठा हुआ है, कोई भी चीज है तो उस पे लग सकता है। इसलिए सबसे पहले ग्राइंडर के द्वारा इसे हटा लिया जाता है, क्लीन कर लिया जाता है, तब इसको हम दोबारा यूज करते हैं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? मशरूम। मशरूम नहीं होना चाहिए। निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, नहीं होना चाहिए, तो मशरूम नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इसमें पूछा है काटने वाले औजार को कहां रखना चाहिए। काटने वाले औजार मतलब हेक्सा ब्लेड हुआ, ऐसे कुछ, आरी हुआ। काटना मतलब जो हमारा जॉब होता है उसपे से कुछ न कुछ धातु को रिमूव करना, चीजल हुआ, फाइल हुआ, हेक्सा ब्लेड हुआ। हेक्सा का पूरा, हेक्सा में, हेक्सा फ्रेम में ब्लेड लगा हुआ रहता है तो वो पूरा हेक्सा ही होता है। तो वो कहाँ पे रखते हैं? तो हम सभी जानते हैं, सभी औजारों से, जो हमारे मेजरिंग टूल होते हैं, जो हमारे कटिंग टूल होते हैं, कटिंग टूल जो होते हैं वो हमें सबसे अलग रखना चाहिए। तो इसमें पूछा है, कहा है कि नापने वाले औजारों के साथ बिल्कुल नहीं रखते हैं, क्योंकि नापने वाले औजार बहुत प्रिसीजन होते हैं और काटने वाली धातु का जो नोक होता है उस पर लग जाने पे उसका एक्यूरेसी खराब हो जाता है। खोलने व बांधने वाले जो हमारे क्लैंपिंग वाले होते हैं उसके साथ भी नहीं रहना चाहिए। सभी औजारों के साथ ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सभी औजारों से अलग। तो हमारा ऑप्शन यही सही है, सभी औजारों से अलग रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5S संकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो 5S है हमारा, ये होता है 5S। 5S कहां से आया है वो भी हम जान लेंगे। 5S, 5S कहां से उत्पत्ति हुई है? जापान से। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अपने जहां भी हम काम कर रहे हैं, वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, तो वर्कशॉप की सुरक्षा सबसे बढ़िया उसे क्लीन, नीट एंड क्लीन रखें और अपने उत्पादनता को आसमान की तरफ ले जाएं, मतलब उसे निरंतर बढ़ाते रहें। यही इसका 5S का मुख्य उद्देश्य है। इसमें क्या कह रहा है? अपव्यय को कम करना, अपव्यय एवं समय की बचत करना, अपव्यय एवं खर्चे की बचत करना, अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना। अपव्यय मतलब जो हमारे पास खराब चीजें हैं उसको हटा करके हमें जो सबसे प्रॉपर चीजें हैं जो हमारे उत्पादकता को बढ़ाने में काम देती हैं उस पर निरंतर काम करना, ये हमारा 5S का उद्देश्य होता है। मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? गुनिया। गुनिया का मतलब होता है ट्राई स्क्वायर। ये होता है हमारा ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का यूज, ये तो 90 डिग्री के कोण पे बना हुआ होता है और इस पे 90 डिग्री के ही जो हमारे पास पार्ट्स होते हैं उनको चेक करता है और समतलता को भी चेक करता है। तो इसमें पूछा है गुनिया का ब्लेड, गुनिया के ब्लेड के ये होता है, ऐसे होता है गुनिया, और यहाँ पे जो अंडर कट लगा होता है उसका काम पूछ रहा है, वो क्यों लगा होता है? ये अंदर की तरफ लगा होता है ताकि उसके बर को, जो हमारे नापने वाले जॉब्स हैं, उसको स्थान दे सके, बढ़िया से उस पर बैठ सके। इसमें कहा है सुंदरता को बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं, सुंदरता के लिए तो बिल्कुल नहीं होता है, सही मापन के लिए बिल्कुल नहीं। अब ये किसके लिए होता है? जॉब के कॉर्नर को स्थान देने। कॉर्नर मींस होता है कोना। कोना हमारा डायरेक्ट इस पे मेजरिंग कर जाए ताकि उसका फेस इस पे और उसका नीचे का बॉटम इस पे अच्छे से उसे क्लीन से उसे देख सके, ताकि वो हम उसे अच्छे से मेजरिंग कर सके। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, जॉब के कॉर्नर को स्थान देने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा जेनिक कैलिपर। जेनिक कैलिपर को अब देखिए एक चीज है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जेनिक कैलिपर को कहते हैं, मतलब जेनिक कैलिपर को दूसरा नाम क्या है? इसका नाम 3 होता है। एक होता है, इसमें ही दिया है,
अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ये ट्रांसफर कैलिपर बिल्कुल नहीं होता है, मार्किंग कैलिपर बिल्कुल नहीं होता है, इसका दूसरा नाम होता है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, और इसका एक और नाम होता है ऑड लेग, होता है ऑड लेग कैलिपर। ऑड लेग, इसका मैक्सिमम यूज कहां करते हैं, किसी जॉब के कॉर्नर से समांतर लाइन ले जानी है वहां पे भी करते हैं, किसी गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करना है वहां पे भी करते हैं, इसका इन जगहों पे याद प्रयोग किया जाता है जेनी कैलिपर का। दो और नाम होता है, एक ऑड लेग कैलिपर होता है, एक हर्माफ्रोडाइट कैलिपर होता है। हमने सभी को देख लिया। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी हमने बताया आपको गुनिया मतलब ट्राई स्क्वायर, ट्राई इसके भाग को बताना है, आप देखिए और बताइए क्या है। पर इससे पहले हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं, जो ये सारी चीजें आपको लेट मिल रही हैं, लेट मिलने का एक कारण है, जो हमारे पास मैराथन के क्लासेस प्रोवाइड आपको कराए जा रहे हैं, उसे थोड़ा सा लेट होने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी मैनेजमेंट हैं यहाँ पे, सभी लोग जो बीआरसी में ट्रेड आने वाली है, जो हमने टेस्ट को क्रिएट किया है, सब लोग अपना उसमें 100% दिए हैं, और सभी लोगों का यही मतलब है कि जो भी लोग उस टेस्ट को दें वो अपना तैयारी को जांच करके एग्जाम में बहुत अच्छा अपना एफर्ट डाल सके। तो आपको सर ने बताया ही होगा पिछले वीडियो में कि 10 तारीख को 10th ऑफ नवंबर को हमारा ये टेस्ट होना है। 10 नवंबर को टेस्ट होने का मतलब यही है कि अगर आपका 18 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहा है तो 8 दिन में अपने वीकनेस को पहचानिए, कहां पे मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, और ये 10 को आपका टेस्ट होने के बाद 11 को ही सारे लोग, चाहे इसमें कितने भी लोग आएंगे, सभी लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि आपका वीकनेस कहां पे रहा है, आपको मेहनत कहां पे करनी है। इसलिए आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ये अपनी चीजों को जांचने के लिए ये चीजें आप जरूर करें। 10 तारीख को इनरोल लेकर के अपना और इस टेस्ट को अपना योगदान दें और अपने आप को भी जांचें कि हम कहाँ हैं, हमें किस चीज की अभी 8 दिनों में तैयारी करनी है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, इसी क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, ये पूछा है इसके पार्ट, ये तो पार्ट पूछा है एक्स वाला भाग, पर हम इसे दोनों देख लेते हैं कि कौन से पार्ट होते हैं। तो ये होता है हमारा ब्लेड और ये होता है हमारा स्टॉक। अब देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा अंडरकट, जो पिछला वाला हमारा क्वेश्चन था कि अंडरकट क्यों दिया जाता है, तो वो इसी कारण दिया जाता है कि वो जो हमारे जॉब्स मापने वाले हैं उनके बर्स को, मतलब कॉर्नर जो होते हैं उनको आसानी से, जो बर्स लगे होते हैं उन्हें हटा सके और उन्हें कॉर्नर पे अच्छे से चिपका सके, ताकि हम उसका मेजरमेंट आसानी से कर सके, चेक कर सकें कि कहाँ पे एरर है कहाँ पे सही है। तो ये होता है ब्लेड। एक्स वाला भाग पूछा है तो स्टॉक हमारा ये होता है और ब्लेड हमारा ये होता है। ब्लेड मतलब जो, और एक चीज इसमें ये भी पूछता है कि ब्लेड की लंबाई कहां से ले जाती है, तो दो तरह से ले जाती है, या तो आप कह दें ब्लेड की पूरी लंबाई से, या आप कहें स्टॉक के अंदरूनी भाग से ब्लेड के अंतिम छोर तक, ये दोनों होता है मापने का तरीका। या तो आप कह दें जो इसका ब्लेड लगा हुआ है ब्लेड की पूरी लंबाई से ले लेंगे, या अगर आप कहना चाहें स्टॉक के आंतरिक भाग से, जो अंदर इसके घुसा हुआ भाग है वहां से, और ब्लेड के अंतिम छोर तक, इसके बीच जो लंबाई होती है वही हमारे ट्राई स्क्वायर की लंबाई मानी जाती है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं सारे क्वेश्चन को। अब देख लीजिए वही क्वेश्चन आ गया, गुनिया का साइज मतलब ट्राई स्क्वायर, लिख देते हैं फिर से, ट्राई स्क्वायर ये होता है हमारा ट्राई स्क्वायर का साइज कहां से कहां तक लिया जाता है। तो आपको बताएं स्टॉक जो होता है हमारा, स्टॉक के आंतरिक सिरे से ब्लेड के ऊपर वाले, मतलब उसके अंतिम छोर तक, उसके बीच का लिया जाता है। अगर ऑप्शन में आपको दे दे कि ब्लेड की पूरी लंबाई से और ये ना दे तो आप बिल्कुल इसे मार सकते हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देखिए बी ग्रेड के वी ब्लॉक का मटेरियल क्या होता है। जो हमारा वी ब्लॉक होता है, ये वी ब्लॉक का यूज क्यों करते हैं, हम गोल जॉब को पकड़ने के लिए, ताकि उस पर आसानी से पकड़ करके या तो मार्किंग करना है मार्किंग कर सके, जो भी हमें रिक्वायर्ड ऑपरेशन है वो हम कर सके। तो हम वी ब्लॉक को, जो भी ये वी ब्लॉक होते हैं उन सभी को हम देख लेते हैं वी ब्लॉक
क्या होते हैं। ये जो वी ब्लॉक होते हैं वो 2 ग्रेड में पाए जाते हैं। इसको अच्छे से पूछ लेते हैं, यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसमें कम से कम 4-5 क्वेश्चन बनते हैं और सभी यहीं पे आपको क्लियर हो जाएंगे। एक होता है ग्रेड ए और एक होता है आपका ग्रेड बी। ग्रेड ए जो होता है वो सबसे बढ़िया जो हार्डेड आयरन होता है उससे बनता है, और जो हमारा बी होता है वो क्लोज ग्रेनेड कास्ट आयरन से बनता है। ये तो हमारा मटेरियल हो गया, पर इसका साइज भी पूछता है। जो हमारा ग्रेड ए होता है जो हाई एक्यूरेसी में बना होता है वो हमारा होता है फिक्स 100 mm में, और जो ये होता है ग्रेड बी का जो पूछा है हमसे, अगर उसका साइज पूछ लेगा तो वो हमारा होता है 300। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, 4 क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो इसमें से जरूर बनता है और मैक्सिमम एग्जाम में बनते हैं। जो ये क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, और जो ये बुक से वही क्वेश्चन उठाए गए हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है। आपको लगाने के बाद अगर आपने 1-2 क्वेश्चन दिया होगा तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये चीजें भी ब्लॉक के बारे में सब कुछ बता दिया गया। अब इसमें देख लेते हैं, उच्च गुणवत्ता वाला लोहा, दानेदार ढलवा लोहा। तो ये उच्च गुणवत्ता वाला होता है हमारा ए, और ये होता है हमारा बी, ब्रास और स्टील का नहीं बनता है। आपने देख लिया। अब हम अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, जॉब पर लेआउट रेखाएं खींचने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? लेआउट का मतलब आप समझ सकते हैं, ये बोल रहा है मार्किंग के लिए। हम जॉब पर मार्किंग करने के लिए इन उपकरणों में से किसका प्रयोग करते हैं? स्क्रैपर, हेक्सा ब्लेड, स्क्राइबर या पंच का? तो हम जानते हैं पंच होता है जब हम ड्रिल करते हैं, पंच अलग अलग होते हैं, तो उसका जो वो केंद्र होता है वहां पे भी हम पंचिंग कर सकते हैं। और मार्किंग करने के लिए आउटसाइड जो हमें गोला अगर कहीं पे काटना है तो वहां पे भी पंचिंग कर सकते हैं, तो ये पंच का काम होता है। हेक्सा ब्लेड तो काटने का काम होता है। स्क्रैपर मतलब खुरचनी, उसे किसी भी जॉब के ऊपरी आवरण को साफ करने का काम होता है। और लेआउट मार्किंग करने का काम हमारा करता है स्क्राइबर। स्क्राइबर से हम जो हमें मार्किंग की जो पेज मिलता है, अगर हमें जॉब पे मार्किंग करना है तो सबसे पहले वो मतलब पर्सियन ब्लू या फिर किसी भी चीज को लेआउट लगा करके उस पर हम स्क्राइबर से मार्किंग कर सकते हैं, ताकि वो स्क्राइबर से मार्किंग करने का हमारा फायदा ये होता है कि वो काफी देर तक मिटता नहीं है और हमें पता चलता रहता है कि हमने मार्किंग कहां से की हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये पूछ रहा है भी ब्लॉक ग्रुप अंतःकोण, जो हमारा अभी बताए हैं आपको भी ब्लॉक, ये है हमारा भी ब्लॉक। भी ब्लॉक जो ऐसा होता है वो इसका इंक्लूडेड एंगल पूछ रहा है वो कितना होता है, तो वो होता है हमारा 90 डिग्री। 45 ये होता है, 45 ये होता है, दोनों का इंक्लूडेड मतलब पूरा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री ये हमारा रहा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझने वाली बात है कि तो क्वेश्चन बहुत इजी है। स्क्राइबर किस पदार्थ का बना होता है? तो ये सब लोग जानते हैं, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अब एक चीज हम यहाँ जान लेते हैं, 2 चीजें होती हैं इसमें, एक होता है हमारा हाई कार्बन स्टील और एक होता है हमारा हाई स्पीड स्टील। ये 2 होते हैं हमारे। हाई कार्बन स्टील का मैक्सिमम यूज हम हाथ से मतलब हैंड से हाथ में पकड़ करके जिन कटिंग टूल का यूज करते हैं वो हमारे बने होते हैं मैक्सिमम, पूरे नहीं, मैक्सिमम चीजें हाई कार्बन स्टील की बनी होती हैं। और जो मशीन पर पकड़ करके यूज की जाती हैं वो मैक्सिमम किसकी बनी होती हैं? हाई स्पीड स्टील की, जो हमारे मशीन पे काम आती हैं, मशीन पे पकड़ करके करते हैं। अब एक सीधा अपवाद के लिए हम देख लेते हैं, ड्रिल हमारी हाई कार्बन स्टील की भी बनी होती हैं और हाई स्पीड स्टील की बनी होती हैं, और ये हमारे दोनों मशीन पे यूज की जाती हैं। तो ये मैक्सिमम चीजें हैंड से भी पकड़ के यूज की जाती हैं और ये मशीन पर भी यूज की जाती हैं। जो हमारे हाई स्पीड स्टील होते हैं वो ज्यादातर मशीन पे। अब हेक्सा ब्लेड को देख लीजिए। हेक्सा जो ब्लेड होता है
हेक्साब्लेड जो होता है, एक होता है जो हम हाथ से पकड़ करके हेक्साइन करते हैं, और एक होता है पावर हेक्सा जो हमारा मशीन से चलता है। तो जो हमारा हाथ से पकड़ के हेक्साइन करते हैं वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। जो पावर सा पे यूज किया जाता है वो हमारा किस पे बनता है, किस पे बनता है, वो हमारा बना होता है हाई स्पीड स्टील से। ये दोनों चीजें ड्रिल का भी अंतर बता दिए और हेक्साब्लेड का भी अंतर बता दिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों चीजें मैक्सिमम, पूर्णता नहीं, मैक्सिमम चीजें दोनों जगह यूज की जाती हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और ऑप्शन में क्या दिया है उसके अनुसार हम इसका आंसर लगाते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ ही है, बस इतना हुआ है कि हम आपको बता नहीं पाए हैं, दिखा नहीं पाए कि कहाँ कहाँ पे पूछा, उसके लिए बहुत टाइम लग जाता, जो कि हमारे टाइपिस्ट है वो घर चले गए हैं, इसलिए हमें बस इतना है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। आप इसे मैक्सिमम, इसमें से जितने क्वेश्चन है लगभग एक अच्छा स्टूडेंट होगा तो 80 में से 80 क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा, सही करेगा। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बेकार है और मतलब कहीं से भी उठा के कराया गया, ये क्वेश्चन आते हैं, आपके सामने है। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, तो हम तीनों देख लेते हैं। सेंटर पंच का तो हमारा 90 डिग्री होता है, और जो हमारा प्रिक पंच होता है, प्रिक पंच का होता है हमारा 30 डिग्री, और डॉट पंच का होता है हमारा 60 डिग्री। ये दोनों हमारे एंगल होते हैं। हमने तीनों का देख लिया और आगे चलते हैं। आगे है हमारा स्क्राइबर का कार्य क्या है। धातु को खुरचना, धातु को खुरचने का हमारा स्क्राइबर करता है। स्क्राइबर करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, खुरचनी करता है, जिसको हम स्क्रैपर के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा दिया है जॉब पर मार्किंग रेखाएं खींचना, तो आपको बताएं मार्किंग के लिए इसका स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा भी देख लेते हैं, जॉब को चिकना बनाने के लिए, बिल्कुल नहीं, ये तो हम ग्राइंडिंग से करते हैं, फाइलिंग से करते हैं और इन सब चीजों से करते हैं। जॉब पर वृत्त खींचना, ये भी बिल्कुल नहीं करते हैं, तो हम डिवाइडर से कर लेते हैं या फिर हर्माफ्रोडाइट कैलिपर से कर लेते हैं। वृत्त खींचना है तो उसे वृत्त भी, अब वृत्त का हमें केंद्र ज्ञात करना है तो वो भी हम इससे कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से कई क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें पूछा है यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का कार्य क्या है। ऊंचाई पर रेखाओं का मार्किंग करना, गोल रॉड का केंद्र ज्ञात करना, समकोण। ये बोल रहा है समकोणता को नापने के लिए, कोण को खींचने के लिए, तो बिल्कुल नहीं, इसमें हम ज्ञात करते हैं गोल रॉड का केंद्र ज्ञात करने के लिए। जो गोल रॉड का केंद्र, हम जब लेथ मशीन पे काम करते हैं और 4 जाचक में हम राउंड बार जॉब को बांधते हैं, 3 जाचक में बांधते हैं तो वो हमारा ऑटोमेटिकली उस सेंटर में आ जाता है, पर हम 4 जाचक में बांधते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है किसकी, यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक की, जिसकी सहायता से हम टूल को जॉब के सेंटर में सेट करते हैं ऐसे, तब हम उसका कटिंग, चाहे फेसिंग करना हो फेसिंग करते हैं, मतलब जो भी ऑपरेशन हमें जॉब पे करना है तो वो करते हैं। इसका आंसर बी सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये आता है, ये डायरेक्ट फिगर दे देगा और पूछेगा कि ये भी ब्लॉक क्या दर्शाता है, मतलब कौन सा भी ब्लॉक है, इसका नाम बताइए। तो इसमें दिया है, इस यही मेन चीज समझने का यही है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ग्रुप ये है या ग्रुप ये है। तो ये है डबल। अब डबल क्या है, डबल लेबल है, और ग्रुप कौन सा है, ग्रुप है हमारा सिंगल। ये ग्रुप मतलब दो नहीं, जो हमारे सी क्लैंप होते हैं ये दोनों इसी में आकर के ऐड होते हैं, तो वो हमारा दोनों सिंगल है। तो सिंगल ग्रुप और डबल लेबल, अब इसमें देख लेते हैं। सिंगल लेबल सिंगल ग्रुप, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें लेबल 2 हैं, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। सिंगल लेबल डबल ग्रुप, तो लेबल तो हमारा डबल है पर ग्रुप तो हमारा एक ही है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। एक बोल रहा है डबल ग्रुप, डबल ग्रुप कहां पे है हमारे पास, इसके बाद जो क्वेश्चन लगाए हुए हैं उस पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डबल लेबल सिंगल ग्रुप, जो हमारा लेबल है वो डबल है और ग्रुप जो है हमारा वो सिंगल है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है। और डबल लेबल डबल ग्रुप, डबल तो लेबल है पर ग्रुप डबल नहीं है, इससे आपका आंसर क्लियर हो जाता है। एक क्वेश्चन और है, उससे आपका और क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये अब इसमें देखिए,
ये जो ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप मतलब ये 1 2 3 4 नहीं है, ये 2 है। जो सी क्लैंप हमारे लगते हैं वो इसी में आकर के ऐड होते हैं। जो हमारा गोल्ड रॉड इसमें पकड़े जाते हैं वो इसे ऐसे करता है, और एक ऐसे और एक ऐसे, जो सी क्लैंप होते हैं हमारे, दोनों आकर के इसमें लग जाते हैं। तो ये है हमारा ग्रुप 1 और ये है हमारा ग्रुप 2। जो हमारे ग्रुप हैं वो हैं 2 और जो हमारे लेबल हैं वो हमारा 1 है। मतलब सिंगल लेबल डबल ग्रुप। ये देखिए पहले में ही आ गया सिंगल लेबल डबल ग्रुप। नीचे देख लेते हैं सिंगल लेबल डबल ग्रुप। सिंगल लेबल सिंगल ग्रुप ये तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास सिंगल लेबल है पर ग्रुप हमारे पास 2 है, तो ये तो होगा नहीं। सिंगल लेबल डबल ग्रुप, सिंगल लेबल और डबल ग्रुप, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। डबल लेबल सिंगल ग्रुप, देखिए लेबल तो एक ही है और ग्रुप हमारा बोल रहा है सिंगल, तो सिंगल नहीं हमारे पास 2 है। डबल लेबल डबल ग्रुप, तो हमारे पास ग्रुप तो 2 है पर लेबल एक ही है, तो ये हमारा ऑप्शन, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन कैसा भी पूछ देगा, आपको बी ब्लॉक के बारे में अगर पता है तो आप आसानी से वो किसी भी तरह से पूछे, नीचे भी ये बी ग्रुप लगा देगा तो भी आप इसका बहुत अच्छे से अपना आंसर दे सकते हैं अगर आपको इसका नाम पता है तो। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फटाफट अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन का लेवल तो ठीक है पर टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, तो हम जल्दी देख लेते हैं। उच्च फिनिश के लिए फाइलिंग, मतलब उच्च फिनिशिंग, किसी भी जॉपर में उच्च फिनिशिंग प्राप्त करना है तो उस पर हम कौन सी फाइलिंग करते हैं, तो आपको सबको पता है डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। 4 होते हैं, जो होते तो 5 हैं, जो हमारा BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मानता है वो हमारा 4 मानता है। वो होता है हमारा रफ, बास्टर्ड, स्मूथ और डेड स्मूथ। ऑप्शन में अगर यही पूछे जाते हैं और यही देता भी है, और जो हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है BIS और मानता भी इसी को है। एक होता है इसमें और ऐड हो जाता है, उसे BIS नहीं मानता है, वो हम फाइलिंग के द्वारा जो हमें रेफरेंस मिलता है कि हमें और अच्छी फाइलिंग करनी है तो उसे हम ऐड कर लेते हैं। पर हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो मानता है यही चारों ग्रेड को मानता है। और एग्जाम में अगर आपको स्मूथनेस की ओर जाना है तो आपको यही वाला लगाना होगा, और स्मूथनेस से रफनेस की ओर आना है तो यही इसका सीक्वेंस उल्टा कर देना है। यही हमसे पूछे जाते हैं। आपको सारा चीज यहाँ पे मिल गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मृदु इस्पात। मृदु इस्पात का मतलब होता है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील की चिपिंग के लिए चीजल का पॉइंट एंगल कितना होता है। ये जो चीजल का पॉइंट एंगल होता है वो कितना होता है, तो 54, 50, 55, 60, तो ये होता है हमारा 55 डिग्री का, 55 डिग्री का होता है। 60 किसका होता है, हाई कार्बन स्टील का होता है। ये दोनों सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं तो एक माइल्ड स्टील पूछी जाती है, हाई कार्बन स्टील पूछी जाती है, जो 60 और 55 के रेंज में होती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैंड फाइल का दूसरा नाम क्या होता है। हैंड फाइल का दूसरा नाम होता है सेफ एज फाइल। ये तो सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, सेफ एज। ये रहा। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक डबल कट। हाँ, यहाँ पे एक चीज समझाने वाली चीज है। एक डबल कट फाइल होती है, इसमें जो फाइल होते हैं हमारे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से, फाइल से, चीजों से, कटिंग टूल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। 5-6 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं। और अगर कोई लड़का वर्कशॉप में काम किया है, फीटर टर्नर मशीन के मैक्सिमम लड़के वर्कशॉप में काम किए हुए होते हैं। अगर लड़का एग्जाम में मतलब है ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो प्रैक्टिकली है और वो प्रैक्टिकल से किया तो थ्योरी में थोड़ा फंसेगा, फिर भी वो प्रैक्टिकल के दिमाग से वो निकाल लेगा। तो कुछ चीजें फाइलिंग से ऐसी पूछी जाती हैं जो आपको प्रैक्टिकल किए रहेंगे तभी आपको याद आएंगे, अदरवाइज जो थ्योरी पढ़ के होती हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। और जब आप उसी चीजों को जो आप पढ़े रहते हैं और वर्कशॉप में उतार लेते हैं अपने ऊपर तो वो कंठस्थ हो जाती है, वो भूलती नहीं है। तो एक होता है हमारा सिंगल कट, एक होता है हमारा डबल कट।
सिंगल कट हम यूज करते हैं मुलायम जगहों पे, मुलायम धातु की फाइलिंग करने के लिए सिंगल कट का प्रयोग करते हैं। सिंगल कट मतलब ये अगर हमारा फाइल है उस पे सिर्फ एक तरफ से दांतें कटी होती हैं, अगर हमारा डबल है तो उस पे ऐसे ऐसे करती जाएंगी और इधर से ऐसे ऐसे, ये बिकड़ के रूप में कटती हुई आएंगी। और इसका एंगल भी पूछा जाता है, तो इसका क्या होता है मुलायम, ये होता है हार्ड। हमारा सिंगल कट अगर किसी फाइल पे है तो वो मुलायम धातुओं के लिए यूज होते हैं, और डबल कट अगर किसी पे है तो वो हार्ड वाली धातुओं पे यूज होते हैं। ये दोनों हमसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछा है, एक डबल कट फाइल होती है जिसमें दांतें दोनों तरफ, तो ये दोनों तरफ सिंगल कट है, दोनों तरफ है, बिल्कुल नहीं है। चपटे आकार में दांतों की दो पंक्तियां आपस में बिकड़ के रूप में, एक डबल पूछा है ना, सिंगल नहीं पूछा है, डबल पूछा है ना, तो ये दोनों तरफ देखिए जिसमें दांतें दो बार कटे होते हैं, मतलब एक बार इधर से और एक बार इधर से, ये हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल रास्प कट फाइल द्वारा काटा जाता है। रास्प कट फाइल के लिए हमारा लकड़ी यूज होता है, जो हमारे मुलायम होते हैं, लकड़ी के लिए हम यूज करते हैं। स्टील और कार्बन स्टील अगर ये हार्ड हैं तो डबल के लिए, अगर मुलायम है कोई भी धातु मुलायम है तो उसके लिए सिंगल कट फाइल का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए, हेक्सा ब्लेड की साधारणतः प्रयोग में लाई जाने वाली स्टैंडर्ड लंबाई कितनी होती है। तो स्टैंडर्ड इसकी लंबाई 250 और 300 होती है, यही दोनों होती है। सबसे ज्यादा ये 50-50 के अंतराल में मिलते हैं, पर सबसे ज्यादा जो यूजेबल होती हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं, वो 250 और 300 होती है। तो इसमें 300 वाला दिया नहीं है, हमारे पास 250 वाला है, तो 250 वाला हमारा ये रहा। ठीक है, 300 देता और 250 देता, दोनों देता तो हम सबसे पहले 300 की तरफ जाते। 300 वाला ज्यादा प्रयोग किया जाता है, और ऐसे एग्जाम में दोनों नहीं देता, अगर 300 वाला देगा तो 250 नहीं देगा, 250 देगा तो 300 नहीं देगा। यही दोनों हमारे सबसे ज्यादा यूज होते हैं, यही दोनों ज्यादा पूछता भी है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन, ये हमारे थ्योरी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट फिगर देती है और उसे पूछ लिया जाता है कि एक्स वाले भाग को बताइए। चाहे वो सबसे ज्यादा थ्रेड में पूछी जाती है, किसी भी चाहे गेज में हुआ, गेज में पूछी जाती है, और कुछ चीजें ऐसी हुई जो एंगल में दर्शाई जाती है, जो हमारे कटिंग टूल्स होते हैं उसमें दर्शाई जाती हैं, वो पूछ ली जाती हैं। जो एक्स वाला भाग है उसको क्या कहते हैं, ड्रिल में पूछ ली जाती हैं। ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको एक्स वाला भाग दर्शा करके पूछ लिया जाता है, वो क्या है, और ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे दे या ना दे, हम आपको सब कुछ बता देते हैं। ये हमारा है चीजल। चीजल मीन्स होता है छेनी, ये चीज है। हम किसी भी धातु को, अगर कोई हमारा धातु है उसे हमें काटना है, तो हमें किसी ना किसी झुकाव कोण पर उसे लेकर के हैमरिंग ऐसे करना होता है। तो ये पूछ रहा है, अगर हम यहाँ पे ऐसे करके ऊपर से हैमरिंग करते हैं तो ये वाला एंगल क्या है, ये वाला पूछा तो हमसे सिर्फ यही है, पर हम सभी को जान लेंगे ये वाला एंगल कहाँ है, और ये जो हमारा कटिंग एंगल है यहाँ सिर्फ यही जो हमारा कटिंग कर रहा है वो है, और ये क्या है हम सभी को देख लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रैक एंगल, और जो हमारा कटिंग करता है, जिस कोण से धातु को वो काटता है, वो कहलाता है कटिंग एंगल, वो कहलाता है हमारा कटिंग एंगल। और जो ये वाला कोण होता है हमारा, वो कहलाता है हमारा क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल से सबसे ज्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन पूछी जाती है तो इसको घटा करके और बढ़ा करके पूछी जाती है। मतलब ये चीजल का क्लियरेंस एंगल कम कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और क्लियरेंस एंगल किसी जॉब का बढ़ा दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों देख लेते हैं।
अब ये प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं, आप थ्योरी पढ़ेंगे तो इसे गहन अध्ययन से रटना पड़ेगा। अगर आपने वर्कशॉप में इसका यूज थोड़ा भी किया, घर पे भी कहीं पे यूज किए हुए हैं, तो आपको तुरंत ये प्रैक्टिकली चीजें माइंड में आ जाएंगी। अगर इसका जो ये हम बताएं आपको क्लियरेंस एंगल होता है, अगर क्लियरेंस एंगल को हम कम करेंगे, मतलब ये नीचे लाएंगे, तो ये जो हमारा जॉब है उस पे से फिसलने का डर रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछता है क्लियरेंस एंगल कम होने पे ये हमारा फिसलता है। क्लियरेंस एंगल अगर हम ज्यादा कर दें, अगर ये हमारा जॉब है और इस पे कर दें, तो ये धातु को काटने के अलावा ये धातु के अंदर डिगिंग करने लगेगा। डिगिंग का मतलब होता है धंसने लगेगा, घुस जाएगा उसके अंदर। तो ये दोनों प्रॉब्लम होती है इसमें। ये चीजें हमने जान लिया। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फ्लैट फाइल का अनुप्रस्थ काट, मतलब फ्लैट फाइल कैसा होता है, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। ये आयताकार होता है, आयताकार होता है ये होता है हमारा आयताकार। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो सबसे ज्यादा इजी और कोई क्वेश्चन है तो यही है। अब देखिए, ये पूछ रहा है जॉब पर मृदु धातु की ढलाई में रफ सिरे को ट्रिम करते हैं, मतलब किसी जॉब को हम ढालते हैं तो उसका ऊपरी सरफेस पे कुछ बूंदे गिर जाती हैं, जो हम वेल्डिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसे साफ करने के लिए हम कौन से फाइल का यूज करते हैं। हम जानते हैं जब हम रफ फाइल का यूज करते हैं, और रफ फाइल का यूज हम वहां करते हैं जहां पे हमें ज्यादा धातु, ज्यादा मटेरियल हटाना होता है और उसे क्लीन करना होता है। तो यहाँ पर रफ फाइल हो जाएगा। जो हमारा सरफेस होता है, जो हमारा ये सरफेस होता है और कोई चीज ढलाई की हुई बनाई होती है, तो कुछ चीजें ऊपर ऐसे 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 लग जाती हैं, और इसे क्लीन करने के लिए हम ज्यादा मात्रा में, ये कहीं ज्यादा हो जाता है, कहीं कम होता है, कहीं और ज्यादा हो जाता है, उसे हटाने के लिए हम रफ फाइल का यूज करते हैं। रफ फाइल का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इससे ज्यादा मटेरियल हटाने में आसानी होती है, जल्दी से वो पार्ट क्लीन हो जाता है। ये है डेड स्मूथ फाइल। डेड स्मूथ फाइल का वहां यूज करते हैं जहां पे हमें बहुत ज्यादा स्मूथनेस चाहिए होता है। बास्टर्ड फाइल, ये भी क्लियर है। ये देखिए, ये चीज मेन चीज पूछा है। सेकंड, इसका क्वेश्चन भी आएगा, सेकंड कट फाइल ये पूछता है किसके अनुसार वर्गीकृत किया हुआ है। तो ये कट होता है तो कट के अनुसार नहीं, ये ग्रेड के अनुसार आता है, तो ये आता है ग्रेड में। ये भी क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये देख लेते हैं। जॉब पर फिनिशिंग साइज के निकट लाती है, जॉब की फिनिशिंग करती नहीं है, फिनिशिंग के नजदीक ले जाती है, वो हमारा होता है सेकंड कट फाइल। सेकंड कट, ये होता है हमारा सेकंड कट फाइल। ये चीज हमारा, ये फिनिशिंग करता नहीं है, फिनिशिंग बहुत अच्छा नहीं करता है, फिनिशिंग के नजदीक ले जाता है, तो वहां से हम स्मूथ फाइल या डेड स्मूथ फाइल पर का प्रयोग करके उसे बहुत अच्छे तरीके से फिनिशिंग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, ये क्वेश्चन आया है, लकड़ी, रबड़ आदि की फाइलिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं रास्प कट फाइल का। इसमें पूछा है कर्व कट, डबल कट, सिंगल कट। डबल कट और सिंगल कट के बारे में बता दिए हैं। डबल कट कहाँ होता है, जहां पे हमें हार्ड मटेरियल की फाइलिंग करनी होती है। सिंगल कट फाइल का वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमारा मुलायम धातुओं के यूज करनी हो, मुलायम धातुओं को हटाना होता है। और लकड़ी और रबड़ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत सॉफ्ट होती है, उनकी फाइलिंग करने के लिए हमें किस फाइल का यूज करना चाहिए, हमें रास्प कट फाइल का यूज करना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हार्ड मटेरियल आ गया ना। हार्ड मटेरियल को शीघ्रता से हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इसमें तो बताना है ही नहीं, डबल कट फाइल का यूज करते हैं। ये रहा हमारा डबल कट फाइल, ये रहा सिंगल कट फाइल, आपको पता ही है, अभी जस्ट बताए हैं। मुलायम धातुओं के लिए रास्प कट के बारे में, कर्व कट के बारे में जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया पीतल, कांसा, एल्युमिनियम। अब जानते हैं पीतल, कांसा, एल्युमिनियम सॉफ्ट और हार्ड दोनों कैटेगरी में आती हैं, ये होती है हमारी मीडियम। और जो इसमें एल्युमिनियम आया, एल्युमिनियम तो सॉफ्ट होता है, इसे हम इंजीनियरिंग कार्यों में यूज ही नहीं करते हैं। इंजीनियरिंग कार्यों में यूज करने के लिए हमें थोड़ा सॉफ्ट नहीं चाहिए, हमें हार्ड मटेरियल की जरूरत होती है। ये हमारा होता है बहुत सॉफ्ट मटेरियल का यूज हम इंजीनियरिंग कार्यों में नहीं करते हैं। तो पीतल, कांसा, एल्युमिनियम आदि की फाइलिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किस फाइल का, सिंगल कट फाइल का। मतलब ये होता है हमारा सिंगल कट फाइल का यूज करने का मतलब होता है ये हमारा सॉफ्ट मटेरियल का फाइलिंग करता है। और डबल कट फाइल किसके लिए, हार्ड मटेरियल के लिए
करता है। ये दोनों हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हैंड फाइल बनाई जाती है। आपको एक चीज और बताए हैं, मशीन पे काम करने के लिए अगर कोई चीज पूछेगा तो मैक्सिमम चीजें हो हमारी होती हैं हाई स्पीड स्टील के लिए, और हैंड जहां पे लगा दिया वहां पे ऑप्शन के अनुसार हम चल देंगे, उसमें हाई कार्बन स्टील दिया है और वो पूछ रहा है क्या, उसके अनुसार हम चलते हैं। मैक्सिमम चीजें हैंड वाली होती हैं जो, वो हाई कार्बन स्टील से बनी होती हैं, जो हम मशीन पे यूज करते हैं वो हमारी होती हैं हाई स्पीड स्टील। ये चीजें हुई हमारी हाई कार्बन स्टील का यूज किया जाता है। हैंड फाइल है, हैंड फाइल ले लेंगे यहाँ से। हैंड फाइल हमारा होता है हाई कार्बन स्टील, और लो कार्बन स्टील ये परसेंटेज भी पूछता है कि हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील का परसेंटेज कितना, ये आगे हम आपको बता देंगे। ये देखिए फाइल की चीजें, हाँ चलिए ये चीजें हैं, आपको फाइल की चीजें आपको कुछ तरीके से बता देंगे। ये फाइल के हर पार्ट, जो भी पार्ट हैं हमारे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछी जाती है फाइल से तो ये पूछी जाती है फाइल का लंबाई कहां से लेते हैं। फाइल का सेफ एज फाइल, फेस भी पूछ लेता है, एज कौन सा होता है ये भी पूछ लेता है, और ये क्या होता है, मतलब इसमें भाग जो होते हैं लगभग लगभग सारे एग्जाम में ये कहीं ना कहीं चीजों से आ ही जाती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये जो दिया है वो पूछा है ये पूछा है फाइल ए भाग का नाम बताइए। जो ये दिया हुआ है उस फाइल का नाम, उस भाग का नाम पूछा है। ये होता है हमारा टैंग। अब एग्जाम में ये भी पूछता है कि टैंग एक फाइल का ऐसा भाग होता है जिसे हम नर्म रखते हैं। टैंक पर हम, टैंक का यूज क्या होता है, उस पे हम पहनाते हैं हैंडल, हैंडल पहनाते हैं। और हैंडल का जो यहाँ पे ये वाला भाग होता है जो हैंडल को पकड़े रखता है, और हैंडल को, हैंडल लकड़ी का बना होता है, उसके फटने से बचाता है, और इसको हम कहते हैं फेरोल। ये होता है हमारा शोल्डर, ये होता है यहाँ पे, ये होता है हमारा हिल। हिल फाइल का एक ऐसा भाग होता है जहां पे फाइल का साइज और फाइल किस मटेरियल का बना हुआ है वो लिखा होता है। और ये देखिए ये है हमारा एक कट, और इधर से आया है हमारा डबल कट। तो ये कौन सा फाइल ये पूछ दिया तो हम क्या बताएंगे, ये डबल कट फाइल है। और डबल कट फाइल का यूज कहां पे करते हैं, हार्ड मटेरियल की फाइलिंग के लिए। और इसका लंबाई भी पूछता है तो हिल से लगाए टिप और पॉइंट, टिप और पॉइंट का मतलब सबसे लास्ट से, इसके बीच की जो लंबाई होती है वही हमारा फाइल की लंबाई कहलाती है। शोल्डर बता दिए, मतलब सब कुछ इसमें से ये चीजें हो गई। सबसे ज्यादा यही पूछी जाती हैं कि फाइल का लंबाई कहां से कहां तक ली जाती है, और कंफ्यूजन ये रहता है कि शोल्डर से ली जाती है टिप और पॉइंट तक या हिल से। तो हिल से ले जाती है। हिल का कौन सा पार्ट होता है, जो खाली रखा जाता है। खाली इसलिए रखा जाता है क्योंकि फाइल का मटेरियल बताया जा सके और उसका वो कितनी लंबाई की है वो ये बताया जा सके, इसके लिए वो यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन पढ़िए। हैंड हैक्सा ब्लेड का चुनाव काटी जाने वाली धातु के आकार और कठोरता पर निर्भर करता है। कंड्यूट और ट्यूबिंग को काटने के लिए किसका प्रयोग, मतलब ये पिच पूछ रहा है कौन से वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। तो हार्ड मटेरियल के लिए बड़ा वाला मतलब 1 अगर कोई हार्ड मटेरियल है तो 1.8 के लिए, अगर हमारा सॉफ्ट है तो 0.8 के लिए। ये होते हैं हमारे पिच। तो यहाँ पे कंड्यूट पाइप और ट्यूबिंग ये सॉफ्ट होते हैं, और इनके लिए हमारा पिच जो यूज होता है 0.8 होता है। ये होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए। अभी कोण के बारे में हमने बात किया ना, कोण आ गया ना। ये पूछ रहा है सिंगल जो ये होता है, सिंगल कट होता है, उसमें फाइलिंग जो ये एक्स हुआ है वो, ये जो है वो कितना एंगल पर बना होता है। तो ये होता है हमारा 45, 50, 75, 60। तो ये होता है हमारा 60। और जो डबल कट होता है वो हमारा एक तरफ का 70 होता है, एक तरफ का 51, तो कहीं कहीं 50 भी दे देता है। ये चीजें हम देख के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अब ये देखिए, मैक्सिमम चीजें आपको यहीं पे हम इसे बता दे रहे हैं। ये पूछा है जो एक्स भाग है वो क्या दर्शाता है, वो स्पिंडल है या मूवेबल जा है या हार्ड जा है या फिक्स जा है। तो ये होता है हमारा मूवेबल। मूवेबल क्यों होता है बता देते हैं। मूव कैसे करता है, ये हमारा है हैंडल। ये सभी पार्टों के बारे में पूछता है, तो यहाँ पे जो पूछा है वो देख लेते हैं। जो हैंडल होता है, हैंडल को जब हम घुमाते हैं तो ये बाहर आता है, ये होता है हमारा यहाँ पे जो होता है वो स्पिंडल होता है। स्पिंडल से ये मूवेबल जा होता है और पीछे आती है। और ये जो होता है वो हमारा होता है फिक्स जा, फिक्स जा। और ये ही हमारा जो जॉब होते हैं वो पकड़ने का काम होता है। वाइस का हमारा जो साइज होता है वही हार्ड जा, ये हार्ड स्टील का बना होता है और इसी के लंबाई से हम अपने वाइस की लंबाई निर्धारित करते हैं। इसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से हम वाइस का जो होता है वो ये होता है इसका गाइड नट, जो इसका ये होता है हमारा। कहीं से भी अगर कोई प्लेट है कहीं पे हम इसे स्थिर किए हुए हैं तो उसमें जो बोल्ट लगता है उसके हम यहाँ से फिक्स करते हैं, यहाँ से हम चलाते हैं तो ये चीजें चलाने के बाद ये मूव करते हुए पीछे आती हैं, आगे जाती हैं। ये फिक्स जा होता है, ये हार्ड जा होता है, जिसकी लंबाई इसी से निर्धारित होती है कि हमारा जो वाइस है वो कौन सा वाइस है। वाइस अलग अलग होती है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि वाइस कारीगर मतलब जो काम करने वाला है उसकी कितनी ऊंचाई तक होना चाहिए, तो लगभग 42 इंच होना चाहिए। अगर आपको सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो 106 होना चाहिए। वो क्वेश्चन आगे आएगा, उसको हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पूछ रहा है वाइस क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। वाइस क्लैंप मतलब वाइस में जो हमारा अभी पीछे पड़े हैं वाइस, उसका जो हार्ड जा होता है वहां पे एक क्लैंप लगाते हैं। क्लैंप का यूज क्यों किया जाता है यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको बता देते हैं वो क्लैंपिंग का यूज इसलिए किया जाता है, अगर हमारा सरफेस किसी को हम लैपिंग करके या फिर फाइलिंग करके ग्राइंडिंग करके स्मूथ बना दिए हैं और उस पर कुछ चीजें बच गई जो हमें फाइलिंग करनी हुई है, फाइलिंग करने के लिए हमें वाइस पे ले जाना पड़ता है और उस सतह को बचाने के लिए हम वाइस क्लैंप का यूज करते हैं। उसे लगा देते हैं वहां पे, तब उसको क्लैंप करके हैंडल से टाइट कर देते हैं। वो हमारा जो सेफ जो हमारा ग्राइंडिंग का पार्ट होता है या लैपिंग का जो भी फिनिशिंग किए हुए होते हैं वो खराब नहीं होता है। तो इसमें कहा है फिनिशिंग के सतह को बचाने के लिए, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। जो हमारा फिनिशिंग का सतह होता है उसी को बचाने के लिए वाइस क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी एक नंबर का मजेदार क्वेश्चन है, इसमें से पूछता क्वेश्चन है। तो एक बार और आपको याद दिला देना चाहते हैं कि जो भी हमारे टेस्ट आ रहे हैं वो बीएआरसी के मैक्सिमम, बहुत कम ही ट्रेड ऐसे मेसन के जैसे हैं, एमएमटीएम के जैसे हैं जो छोड़ी गई हैं। और सबसे ज्यादा हम उन बच्चों को कहेंगे जो प्लांट ऑपरेटर से हैं। प्लांट ऑपरेटर का पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं है। आपको एक सबसे बढ़िया मौका है कि प्लांट ऑपरेटर वाले लड़कों को जांचने का कि हमारा तैयारी कहाँ है। और ये जो प्लांट ऑपरेटर का जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत अच्छे टीचर से बनवाया गया है, जो कहीं ना कहीं वो प्लांट ऑपरेटर को बच्चों को पढ़ाए हुए हैं, वो इंटर लेवल की चीजें जानते हैं। और आप जानते हैं जो हमारे स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग होते हैं वो तो हमारे सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाती हैं, पर प्लांट ऑपरेटर 12th तक ही होता है, वो पीसीएम से ज्यादा क्वेश्चन उठाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ये क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज्यादा, फिजिक्स से केमिस्ट्री से यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं, मैथ से बहुत लो क्वेश्चन ही उठाते हैं। पर कुछ चीजें होती हैं जो इंटर लेवल की होती हैं, कुछ चीजें बहुत छोटी छोटी है कोई भी सॉल्व कर लेता है। तो उसी के बेसिस पे फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज, ये नहीं कि किसी भी ट्रेड का सिर्फ सेकेंड स्टेज है या फर्स्ट स्टेज है, दोनों का स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों रखा गया है। और उसका डेट क्या है आपको वो भी बता देते हैं। 10 नवंबर जो भी ट्रेड हमने डिजाइन किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आपको ज्वाइन कर सकते हैं। 10 नवंबर को रात 8 PM से आपका स्टार्ट हो जाएगा। स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों यहाँ पे है, टाइमिंग सर बता ही दिए हैं, मतलब 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा आपका। जो भी जैसा भी आप एग्जाम में देखते हैं कि स्टेज 1 50 क्वेश्चन का 60 मिनट के लिए होता है और जो स्टेज 2 होता है हमारा वो कितने समय का 120 मिनट का होता है। तो हर चीज प्रॉपर हमने एग्जाम के फॉर्मेट से ही रखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अच्छा हाँ, हमारा ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
ये पूछा है चित्र में दिखाई गई हैमर का नाम बताइए। तो यहां सबसे पहले हम हैंडल से ही पता लगाते हैं कि ये हमारा कौन सा हैमर है। देखिए ये हमारा हैंडल है और ये जो हमारा है ये क्रॉस में बना हुआ है या सेंटर में बना हुआ है, इसके सीध में बना हुआ है। तो सीध में नहीं क्रॉस में है तो क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा, और क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा। अगर स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, हैंडल के, हैंडल से ही पता लगाते हैं, हैंडल के सीध में होता है, मतलब ये ऐसे हो जाता, सीधा में हो जाता, तो ये हो जाता हमारा स्ट्रेट पिन हैमर। बॉल पिन हैमर यहाँ पे गोले गोले जैसा हो जाता, तो वो हमारा हो जाता बॉल पिन हैमर। सबसे ज्यादा पूछा जाता है बॉल पिन हैमर का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो इसका प्रयोग हम सबसे ज्यादा रिवेटिंग के लिए करते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सामान्य कार्य के लिए किसी बेंच वाइस को कितनी ऊंचाई, आपको बताएं बेंच वाइस की ऊंचाई, या तो हमने अगर इंच में दिया है तो वो 42 इंच दे, अगर वो सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो वो सेंटीमीटर में दे। इसे आप कन्वर्ट करेंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, लगभग 104 105 के करीब में आता है, तो आप वहां से देख सकते हैं इसे। इसका पूछ रहा है यह चित्र में दर्शित औजार का नाम बताइए। तो ये होता है, देखिए ये होता है फ्लाई नट। फ्लाई नट का हम यूज कहाँ पे भी करते हैं, जो हमारा हेक्सा ब्लेड होता है, हेक्सा ब्लेड में जब हमारा ढीला हो जाता है तो ढीले होने की स्थिति में फ्लाई नट की वजह से उसे टाइट कर लेते हैं, तो वही फ्लाई नट यहाँ पे भी दिया है। तो ये हैंड आप देख सकते हैं, इसे हाथ में ले जाकर के हम कहीं पे भी जहां मेरे छोटे छोटे यूज होते हैं वहां पे हम इसे पकड़ करके यूज कर सकते हैं। ये होता है हमारा फ्लाई नट, हाँ फ्लाई नट होता है। और ये होता है हमारा इसमें क्या दिया है, पाइप वाइज शीघ्रता से खोलने, और ये हैंड वाइज होता है। जो चीजें हैं हमारी, ये होता है हमारा हैंड वाइज, मतलब ये चीजें हैं जो फिगर में हमारा दर्शाया गया है वो हैंड वाइज होता है। सेम ऐसा ही होता है। और वाइस के बारे में जो इसके पार्ट हैं वो आपको बता दिए हैं, और जो इसके लिए रिक्वायर्ड चीजें हैं वो भी आपको ऊपर बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहां देखिए माइक्रोमीटर का फ्रेम निम्न में से किस धातु का बना होता है। माइक्रोमीटर लगभग सब लोग जानते हैं, माइक्रोमीटर कुछ ऐसा ही होता है लगभग। तो ये जो पूछ रहा है फ्रेम कहां होता है, तो ये होता है हमारा फ्रेम। ये फ्रेम किस धातु का बना होता है, तो ये बना होता है ड्राप फोर्ज स्टील का। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो हमारा माइक्रोमीटर होता है उसका साइज कहां पे लिखता है, तो वो यहीं पे लिखता है कि 0 से 25 है, या 25 से 50 है, या 50 से 75 है, मतलब 25 के अंतराल में ये आती हैं। ये होता है मीट्रिक सिस्टम का, ब्रिटिश सिस्टम का 1 इंच के अंतर्गत में आती हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए अगला क्वेश्चन आ गया ना, मीट्रिक माइक्रोमीटर का रेंज कितने में उपलब्ध होता है, तो ये होता है हमारा 25 mm का। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझने वाली चीजें आ गई हैं। यहाँ पे पूछा है चित्र को देख करके बताइए कि माइक्रोमीटर की सेटिंग, जो इसका सेटिंग किया हुआ है वो पाठ्यक्रम कितना है। आपको यहाँ पे दर्शा देते हैं ये क्या क्या दिया हुआ है। ये है 25, ये है 30, ये है 35, और ये है हमारा 5, ये है 0। हाँ यहाँ पे ये भी देखने वाली बात होती है कि ये 0 से 25 mm है, तो 0 से 25 mm में होता है तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होता, कोई भी मतलब एक्स्ट्रा चीजें इंक्लूड नहीं होती, जोड़ते नहीं है। जब हमारा 25 से 50 का था तो 25 उसमें ऐड होता है, 50 से 75 का था तो उसमें 50 ऐड होता है, ऐसी चीजें चलती हुई चली जाती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, तो ये 7 तो हमारा मेन स्केल हो गया। अब देखिए ये 5 का सब डिवीजन दे दिया है, 6 का सब डिवीजन दिखा दिया है, 7 का जो है सब डिवीजन वो अभी पार नहीं किया है, तो ये है इसका सब डिवीजन हमारा कितना हो जाएगा, जो हमारा 0.5 होता है सब डिवीजन पार करने के बाद वो हमारा हो जाएगा 0। तो ये हमारा 7 तो पहले से बना हुआ था, जो हमारा सब डिवीजन है वो 0 हो जाएगा। अब हम जानते हैं इसका जो लिस्ट काउंट होता है वही थिम्बल का जो रीडिंग होता है वही इसका रीडिंग होता है।
तो हम जानते हैं इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01। तो इसमें देखिए ये 25 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है। 30 के बाद जो 31वां वाला लाइन है वो हमारे डेटम लाइन से टच कर रहा है। 31 ये हमारा ये 0.5 जो कि 0 हो गया है, तो हमारा जो मेन स्केल है वो 7 है, और जो हमारा थिम्बल डिवीजन है वो 31 है, 31 है। अब देखिए जब हमारा पूछता है वर्नियर कैलिपर में, तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का होता है 0.02 लिस्ट काउंट। तो थिम्बल डिवीजन मतलब जो उसमें होता है उसमें इससे गुणा करते हैं, और जब हम यहाँ पे आया है 0.31, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जी इसका 0.01 का, तो 3 पॉइंट मतलब 1 से गुणा करेंगे तो वही परिवर्तन होगा। तो 7 में 31 जोड़ लेंगे तो 7.31 ये हमारी रीडिंग पता चल जाएगी। अगर ये डेटम लाइन जो है हमारा, जो हमारा सब डिवीजन होता है, वो अगर आगे बढ़ा होता तो इसमें 50 जोड़ लेते हैं, मतलब 0.5 जोड़ लेते हैं तो 7.81 हो जाता हमारा। तो जो हमारा ये 7वां है वो हमारा जो सब डिवीजन है उसको पार नहीं किया हुआ है। इसलिए देखिए जो नीचे का होता है वो होता है, जो ऊपर होता है मेन स्केल होता है, जो नीचे का होता है मेन डिवीजन होता है, जो नीचे का होता है सब डिवीजन होता है। तो सब डिवीजन सभी में दिया हुआ है, 5 का सब डिवीजन, 6 का सब डिवीजन, और ये है 7 का सब डिवीजन अभी नहीं खुला हुआ है। तो वही हमसे पूछ रहा है इसका रीडिंग, तो इसका रीडिंग हम यहाँ पे देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन फिर से हमारा एक चीज है, वही सेम चीज इसमें पूछा है। इसमें क्या है, अब इसमें दिखा दिया है कि हमारा सब डिवीजन क्या है। यहाँ पे सब कुछ अच्छे से लिख लेते हैं। मेन स्केल पर कितना है, ये हमारा, अब देखिए ये भी इसमें कह रहा है कि ये 25 से 50 है, तो आप इसे यहीं पे जोड़ सकते हैं, या पूरा रीडिंग निकालने के बाद ये पहला वाला मतलब 25 से 50 है तो 25 ऑलरेडी वो खुल चुका है तो 25 उसमें जोड़ लेंगे, या तो मेन रीडिंग निकालने के बाद जोड़ लीजिए या फिर आप शुरू में जोड़ लीजिए, या आपके ऊपर है। तो हम चाहे शुरू में जोड़ें चाहे लास्ट में जोड़ें, हमारा आंसर आना ही आना है। तो ये 15, 16, 17 तो हमारा है ये मेन पे खुला हुआ, और ये है हमारा, अब 25 में जोड़ेंगे तो हम लास्ट में जोड़ लेंगे। अब देखिए जो ये 15 का है उसका भी दिया है, 16 का सब डिवीजन दिया है, 17 का भी सब डिवीजन दे दिया है। सब डिवीजन का मान कितना होता है, ये 0 0 हो जाएगा। ये सब डिवीजन का मान होता है 0.5 होता है। या अब इसे हमें दो तरह से समझना होगा कि जब हमारा सब डिवीजन नहीं दिया रहता है और जब हमारा सब डिवीजन दिया हुआ होता है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमारा सब डिवीजन नहीं दिया हुआ था, तो वहां पे जब सब डिवीजन हमारा खुलेगा ही नहीं तो हम उसको लेंगे ही नहीं, और जब हमारा सब डिवीजन खुलता है तो 0.5 उसमें जोड़ लेते हैं। अब ये हमारा लिखा हुआ है 15 और ये लिखा हुआ है हमारा 20। 15 का मतलब है ये वाला लाइन, ये है 16, ये है 17, ये है 18। तो ये इसका डेटम लाइन है वो 18वां भाग इसका टच कर रहा है। तो हाँ, इसका लिस्ट काउंट भी देख लेते हैं। जो हमारा आपको बताए हैं थिम्बल डिवीजन होता है, वो जो इसकी रीडिंग होती है उसकी रीडिंग में हम अपने लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो हमारा आंसर आता है वही हमारा रीडिंग हो जाता है। तो ये 0.5 तो बढ़ चुका था, और ये चीजें हैं 18, 15, 16, 17, 18, जो वाला लाइन हमसे टच करेगा वही वाला लाइन हम लेते हैं, और इसमें हम जोड़ लेंगे 0.18, ये हो जाता है हमारा 6 और 8। तो 6, 8 तो हमारा ये दशमलव के बाद का आया है। जो हमारा मेन डिवीजन है 16, 17 तो ये है ही, और यहाँ पे क्या कहा है 25 से 50 आपको बताए हैं। 25 से 50 कहेगा तो 25 जोड़ लेंगे, 50 से 75 कहेगा तो 50 जोड़ लेंगे। ऐसा रेंज बढ़ता हुआ जाता है, तो जो मिनिमम वाला डाटा होता है उसको हम जोड़ लेते हैं। इसमें 50 हम जोड़ेंगे तो 6 और 7, और ये हमारा होता है 6। अब इसको देखते हैं,
25 जोड़े हैं, 25 जोड़ना है। देखिए 50 जोड़ने का मतलब अगर 50 से 75 का था तब हम 50 जोड़ते हैं, इसमें कहा है हमारा 25 से 50, तो हम इसमें 25 जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 42 और 6.68। 42.68 जो हमारा इस माइक्रोमीटर का रीडिंग पाठ्यांक खुला हुआ है, ये हमारा रीडिंग है। ये ऐसे ही क्वेश्चन में डायरेक्ट दे करके पूछ लिया जाता है, इसका पाठ्यांक बताइए, तो आपको निकालना रहेगा। तो आपको सबसे जरूरी चीजें आपको पता होना चाहिए, जो सब डिवीजन खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, हमें 0.5 लेना है कि नहीं लेना है, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। और लास्ट वाला जो थिम्बल डिवीजन होता है, किससे मल्टीप्लाई करना होता है, हम माइक्रोमीटर में 0.02 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि गलत होता है। हमें जो हमारा मल्टीप्लाई होता है वो 0.01 से होता है। 0.01 से क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो माइक्रोमीटर होता है उसका लिस्ट काउंट होता है। तो हमने सब कुछ कर लिया। ये वाला रीडिंग देखते हैं कहाँ पे है, तो ये वाला रीडिंग यहाँ पे दिख रहा है, तो ये वाला रीडिंग हमारा सही हो जाएगा। आप लोगों ने इसे सब कुछ अच्छे से तरीके से देख लिया है। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये पूछ रहा है चित्र में दर्शाया गया डायल वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फटाफट इसको देख लेते हैं, इसमें बताने की ज्यादा चीजें जरूरत है नहीं। ये आपको इसलिए लगाए हैं, ये पूछ रहा है कौन सा उपकरण है, तो ये सभी लोग जानते हैं कि ये है कौन सा, माइक्रोमीटर तो है नहीं। पिछला वाला हमने माइक्रोमीटर देखा कैसा होता है, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर यूनिवर्सल सरफेस गेज। सरफेस गेज तो है नहीं, वेबर प्रोटेक्टर तो है नहीं, हमारा क्या बचता है, वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर में भी ये सारी चीजें जो दी हुई हैं वो हमसे पूछती हैं कभी कभी, इस पे टिक करके पूछ लेगा ये क्या है, तो ये है मूवेबल जा। कभी कभी हमसे पूछ लेता है जो ये फिक्स रहता है वो होता है फिक्स जा। कभी कभी हमसे पूछ लेता है ये क्या होता है हमारा, डेप्थ बार। जो कभी हम किसी चीज की गहराई मापनी होती है तो हम डेप्थ बार से माप लेते हैं। एक चीज ये इंपॉर्टेंट है जानने वाली, जो हम वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं वो एक ही वर्नियर कैलिपर से आउटसाइड, इनसाइड और डेप्थ तीनों माप सकते हैं। पर जब हम माइक्रोमीटर का यूज करते हैं तो उससे अलग अलग माप लेने के लिए अलग अलग माइक्रोमीटर की आवश्यकता होती है। डेप्थ के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर। पर जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है वो हम तीनों माप एक ही वर्नियर कैलिपर से हम ले सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये दिया है डेप्थ बार, डेप्थ से गहराई माप सकते हैं। ये हमारा दिया है ये होता है हमारा, यहाँ पे दिया है ना एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, जो हमारा रॉड है उसका बाहरी डाटा माप सकते हैं। ये होता है हमारा इंटरनल, यहाँ पे दिया है इंटरनल मेजरिंग के लिए, तो इसे अंदर का स्लॉट हुआ या फिर कोई गोला है या फिर कोई छिद्र है उसका अंदरूनी जो डायमीटर है उसको हम माप सकते हैं। मतलब एक ही चीजों से हम सारा काम कर सकते हैं, ये चीजें हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ये चीजें देखने वाली हैं। इसमें पूछा है 100% चूड़ी बनाने के लिए टैप ड्रिल साइज का सूत्र क्या होता है। आपको पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, एक होता है हमारा 60%, एक होता है हमारा 100%। तो 60% वाला जो होता है हमारा मेजर डायमीटर में से पिच डायरेक्ट घटा करके हम निकाल लेते हैं। जो हम वर्कशॉप में मेजरली यूज करते हैं वो इसी को मेजर डायमीटर में से पिच घटा देते हैं, जो आता है उसे हम कर लेते हैं। पर जो 100% होता है वो होता है मेजर डायमीटर में से, जो होता है हमारा मेजर डायमीटर माइनस होता है 2 गुणे डेप्थ। अब एक चीज होता है, डेप्थ तो क्वेश्चन में देता ही नहीं है, तो डेप्थ बराबर हमें याद होना चाहिए, डेप्थ बराबर होता है, और ये होता है मेट्रिक। कभी भी पूछता है तो हमें ऐसे करके ही पूछता है, तो m का मतलब ही होता है मेट्रिक। मेट्रिक में मतलब होता है 0.61 गुणे पिच। तो ये चीजें हम इसमें मल्टीप्लाई करके, पिच तो हमारे क्वेश्चन में देता ही है, ये रहा पिच, इसका मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर ले लेते हैं। इसके आगे वो क्वेश्चन आने वाला ही है। देखिए, लेटर साइज ड्रिल में कुल ड्रिलों की संख्या कितनी होती है। लेटर मतलब A to Z, हम सभी लोग जानते हैं A से Z तक
26 होते हैं। बस जानने वाली चीजें यही हैं, ये 26 होती हैं, 20 होती हैं, 22 होती हैं, 25 होती है, कितनी होती हैं यही जानना होता है। तो ये हमारा ए से लगाए जेड तक पूरी माप में जो होती हैं वो चीजें ये हमारी दी हुई होती हैं। अब हम जान लेते हैं जेड का कितना होता है और ए का कितना होता है। क्या होता है? डायमीटर। तो इसका होता है 10.49 और इसका होता है 5.79 mm। ये इसका होता है डायमीटर। कभी कभी हमें डायरेक्ट इसका मान भी पूछ लेता है, जेड डायमीटर का कितना मतलब मान होता है वो बताइए, ए वाले साइज का मान बताइए। तो ये भी हमने देख लिया। अगले क्वेश्चन में आएगा ही शायद, नहीं आएगा तो हमने देख ही लिया। ये देखिए M10 मल्टीप्लाई 1.5 चूड़ी के लिए टैप ड्रिल साइज मतलब टाइपिंग के लिए ड्रिल कितना करना होगा वो हमें बताना है। तो अब देखिए डायरेक्ट हमें घटाना है तो हमें कितना प्राप्त होगा 60%, पर इसमें 60% वाला कोई ऐसा पूछा ही नहीं है, मतलब 8.5 जैसा कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हम किस पे चलेंगे? 100% वाले पे। 100% वाला होता है मेजर डायमीटर। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पेन को ताकि ये क्वेश्चन आपको ठीक से दिखे। ये होता है हमारा 100% के लिए और ये होता है मेजर डायमीटर माइनस 2 गुणे डेप्थ। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया डेप्थ बराबर क्या होता है, जो कि हमारा यहाँ देखिए एम दिया है, मीट्रिक है। मीट्रिक का मतलब होता है 0.61 गुणे पिच। पिच तो हमारा इसमें दिया ही है 1.5। मेजर डायमीटर दिया है हमारा 10 माइनस 2 गुणे 0.61 गुणे। अब देखिए वहां पे डेप्थ बराबर मैंने ये चीज रख दिया ना, ये चीज रख दिया गुणे पिच। पिच कितना दिया है? 1.5 दिया है। 10 माइनस इनका गुणा कर लेते हैं 0.2 मतलब लगभग 0.61 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 दूना 12, ये आ गया 2 गए यहाँ पे, ये लगभग इतना आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, ये इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से घटाने पे लगभग हमारा 8.01 mm हमारा आता है, जो कि हमारा होता है टैपिंग ड्रिल का आकार मतलब टैप ड्रिल साइज होता है। ये हमने देख लिया। अगर हमें 60% की एक्यूरेसी में बताना रहता है तो हम डायरेक्ट इस 10 में से 1.5 को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वो भी सही है, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा कि ऑप्शन में क्या दिया है। अगर 60% और 100% वाला दोनों दिया हुआ है तो हम 100% वाले की तरफ जाएंगे। अगर ऑप्शन में हमारा देख लीजिए कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, आपको अगर ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है और 8.7 दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप 100% एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे कि 60% वाले? तो हमेशा आप इसकी तरफ जाएंगे, यही वाला हमें सबसे पहले मारना है। अगर ये चीजें दिया ही नहीं है तो हम यहाँ पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फटाफट चल देते हैं। साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है? सब लोग जानते हैं 118 होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां देखिए ये चीजें पूछी हुई ना, M 30 गुणे 2 mm की भीतरी चूड़ी काटने के लिए छिद्र का सही माप बताइए। तो यहाँ पे सही बताया है, ये हमसे डायरेक्ट ही पूछा है, कुछ कहा भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसके लेवल में 30, ये जो डायमीटर हमारा दिया हुआ है वो 30 दिया हुआ है और पिच जो दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, मतलब पिच दे दिया है वो डायरेक्ट हमारा 28 यहाँ पे दिख रहा है तो 28 मार देंगे। अब हम कैसे जाने हैं कि सर 100% वाला नहीं दिया हुआ है? तो हम जानते हैं 100% वाले के लिए उसमें होना चाहिए 30 गुणे 30, ये तो मेजर डायमीटर होता है, और माइनस होता है 2 गुणे डेप्थ का मतलब होता है 0.61 मल्टीप्लाई पिच होता है तो 2 दूना 4, तो यही हो जाएगा। और 4 घटाने के करीब करीब हमारा 26 के करीब आएगा। 26 तो हमारा कोई ऑप्शन में ही नहीं है, तो सबसे पहले हम इसी को क्विट कर दे रहे हैं। और हमारा ये 60% वाला एक्यूरेसी में तुरंत पता चल रहा है कि 30 में से 2 घटाएंगे तो 28 हमारा तुरंत पता चल रहा है। अगर 100% वाला देगा तो ये हमारा 60% वाला ऑप्शन ही नहीं देगा,
तो सीधा सीधा अगर हमें दिख रहा है तो हम यहाँ से मार के निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो फिगर देता है और डायरेक्ट पूछता है ये क्या है, इसका नाम बताइए। वायर गेज है, स्क्रू पिच गेज है, फीलर गेज है, स्नैप गेज है। तो ये हमारा है स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज ये होता है हमारा स्क्रू पिच गेज। अब स्क्रू पिच गेज का हम यूज कहाँ करते हैं, जब हमारा कोई भी जॉब होता है उस पे थ्रेड कटी हुई होती है तो कितने टीपीआई थ्रेड पर इंच कितने थ्रेड में कटा होता है उसको ऐसे रखते हैं और हमें वो बता देता है, वो हमारा होता है स्क्रू पिच गेज। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है हमारा, प्रायः ट्विस्ट ड्रिल का मटेरियल क्या होता है। अब देखिए ड्रिल हमारा मशीन पे यूज होता है तो ये हमारा होता है हाई स्पीड स्टील। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे बता दिया ना, जेड अभी आपको बताए हैं, जेड वाला भी बताए हैं और ए वाला भी बताए हैं। जेड वाला कितना होता है और ए वाला कितना होता है। देखिए लेटर साइज में जो ए होता है वो सबसे मिनिमम डायमीटर का होता है, जो जेड होता है वो सबसे हाई होता है। तो जेड वाला पूछा है तो जेड वाला हमारा होता है 10.49, यही होता है हमारा 10.49। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा है हमारा, चित्र में ट्विस्ट ड्रिल का जो एक्स वाला भाग, मतलब बताया ना कि कोई भी फिगर दे करके आपको एक्स वाला भाग का नाम पूछ लेगा, आपको पता होना चाहिए एक्स वाले भाग को लेबल को, मतलब एक्स वाला जो दर्शाया गया है वो कौन सा भाग है वो पूछ रहा है आपसे। ये सैंक है, टैंग है, हिल है या फ्लूट है। सैंक, टैंग, फ्लूट, हिल, ये सब कुछ हम देख लेते हैं इसमें। तो ये जो लाइन जो एक्स में पूछा है हमारा वो होता है फ्लूट। और फ्लूट का कार्य भी देख लेते हैं। फ्लूट का कार्य ये होता है, जो हम कूलेंट जब हम ड्रिल करते हैं कूलेंट देते हैं तो कूलेंट हमारा उसी फ्लूट के रास्ते पॉइंट तक जाता है और जो चिप्स कटी हुई रहती हैं वो हमारा उसी रास्ते बाहर भी आता है, ये काम होता है। सैंक कहाँ होता है, सैंक वाला हमारा ये पार्ट होता है, टैंक वाला पार्ट हमारा ये होता है। और देखिए हिल हमारा ये होता है। हिल पे क्या लिखा होता है, हिल पे ड्रिल का डायमीटर लिखा होता है। ये चीजें कभी कभी पूछ लेता है, ड्रिल का डायमीटर कहाँ अंकित होता है, तो वो हिल पर अंकित होता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें पूछ रहा है मीट्रिक साइज ड्रिल को किन साइज में, मीट्रिक मतलब mm, सीधा सिंपल सी बात है, mm ये रहा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ड्रिफ्ट का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। अब जानते हैं आप लोग, जब हमारा ड्रिल होता है और टेल स्टॉक, मतलब जिससे भी हम ड्रिलिंग करते हैं, चाहे ड्रिलिंग मशीन में करते हो या फिर टेल स्टॉक के द्वारा ड्रिलिंग करते हो, उसमें लगाते हैं और उसमें सॉकेट, जब हमारा ड्रिल का डायमीटर छोटा होता है तो उसमें सॉकेट लगाते हैं, तो उसको बाहर निकालने के लिए जो होल होता है उसमें ड्रिफ्ट को रखते हैं और हैमर से करते हैं तो हमारा सॉकेट अलग हो जाता है और हमारा ड्रिल बाहर आ जाता है। तो ड्रिल को बाहर निकालने के लिए, मशीन स्पिंडल से ड्रिल को बाहर निकालने के लिए हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम इसमें देख लेते हैं, अगर न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछा, इसके बाद वाला क्लास जो पूरे थ्योरी में टर्नर, फीटर, मशीनिस्ट, जो भी थ्योरी आज तक एग्जाम में पूछी जाती हैं वो कैसे पूछी जाती हैं और कैसे कैसे आती हैं एग्जाम में, इसके बाद आपको क्लास वो मिलेगी ताकि कम से कम 4-5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं बीआरसी में, वो 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका छूटे ना, ये चीजें हम आपको यहां से क्लियर करा देंगे। ये चीजें आपसे पूछ रही हैं डी ड्रिल का डायमीटर एमएस में, मतलब जो हमारा कटिंग स्पीड होता है वो हमारा फॉर्मूले के अनुसार डी डायमीटर जो होता है उसका फॉर्मूला हमसे पूछ रहा है। तो हम इसमें एम का भी देखेंगे, डी का भी देखेंगे, कटिंग स्पीड का भी देखेंगे और उसका हर चीज यहाँ पे जो भी हमसे न्यूमेरिकल में पूछी जाती हैं वो सारी चीजें हम इसमें देख लेंगे क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले देख ही लेते हैं, शुरू से लगाए लास्ट तक। तो इस क्वेश्चन को अभी हम भूल जाते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, अभी हम आपको सारी चीजें बता देंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद बता देंगे। तो सबसे पहले हमारा होता है
कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड को हम डिनोट किससे करते हैं? तो भी से डिनोट करते हैं। कटिंग स्पीड बराबर होता है पाई डी एन बटे 1000। जब हमारा डायमीटर mm में दिया है, किसमें? mm में, मीटर पर मिनट, ये होता है हमारा मात्रक, ये होता है हमारा कटिंग स्पीड का फॉर्मूला। कभी कभी हमसे कटिंग स्पीड का ही फॉर्मूला पूछता है तो डायरेक्ट हम इसे ये बता देंगे। कभी कभी हमसे पूछता है कि आप डी का, जो इसमें पूछा है डी बराबर क्या होता है वो मुझे बताइए। तो भी बराबर, भी से, ये भी है यहाँ पे, भी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 1000 चला आएगा, ये हो गया। बराबर क्या बचता है हमारा? पाई डी एन। हमसे मान किसका पूछा है? तो डी का, यानी व्यास का मान पूछा है, तो इससे और इससे दोनों से हम इसमें भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी बराबर भी गुणे 1000 बटे पाई गुणे एन। पाई गुणे एन। एन क्या है? तो वो हमारा है आरपीएम, बी क्या है? कटिंग स्पीड, डी क्या है? जो जॉब हमारा दिया है उसका डायमीटर क्या है। तो ये है हमारा डायमीटर का फॉर्मूला। अगर हमसे एन पूछ दिया, ये एन पूछ दिया, इन दोनों से हम इसमें भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? एन बराबर अगर पूछ लिया, एन होता है हमारा आरपीएम, एन होता है हमारा आरपीएम, तो वी गुणे 1000 बटे पाई गुणे डी, ये हमारा हो जाएगा। ये भी डायरेक्ट पूछता है, ये भी डायरेक्ट पूछता है, ये भी डायरेक्ट पूछता है, और कुछ चीजें और इसमें पूछती हैं, वो भी हम देख लेते हैं। अब देखिए, जो हमारा व्यास होता है, अगर वो mm में है, किस में है? mm में है, जो फॉर्मूला आपको बताए हैं वो होता है, कभी कभी हमारा व्यास सेंटीमीटर में दे देता है, तब भी के लिए देख लेंगे, और कभी कभी हमें इंच में दे देता है तो भी देख लेंगे। तो जो हमारा सेंटीमीटर में देता है वो होता है कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं? भी से, तो वो हो जाता है पाई डी एन बटे 100, और इंच में पूछता है तो वो हो जाता है पाई डी एन बटे 12, ये हो जाता है हमारा, ये होता है फुट प्रति मिनट, इसका मात्रक होता है। तो ऐसी चीजें हम देख लेंगे। अब कटिंग इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आपसे छूटेगा, सबको कैसे कैसे पूछते हैं वो भी देख लिए, और जितना फॉर्मूला होता है वो भी देख लिए। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसका आंसर अब बता दीजिए, जो भी है आप लोगों ने देख ही लिया होगा। थोड़ा सा इसका टर्मिनोलॉजी बता देते हैं आपको। जो थ्रेड होता है हमारा, एक थ्रेड होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइज, एक लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है, और एक होता है हमारा राइट हैंड थ्रेड। इसे पहचानते कैसे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि लेफ्ट हैंड थ्रेड की पहचान कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम दोनों का देख लेते हैं। सबसे पहले हम राइट हैंड का देखते हैं। जब हम नट को बोल्ट पर क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं और वो हमारा बोल्ट कसता है, तो वहां पे हमारा पता चलता है कि यहाँ पे राइट हैंड थ्रेड कटी हुई है। जब हम बोल्ट को नट पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और वो कसता है, खुलता नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे तो अगर राइट हैंड रहेगा तो खुलेगा, पर लेफ्ट हैंड थ्रेड रहेगा तो वो जब हम बाईं ओर घुमाएंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो वो हमारा कसेगा, तो वहां पे पता चलता है हमारा लेफ्ट हैंड थ्रेड कटा हुआ है। तो इसका हम देख लेते हैं। सबसे पहले पिच देख लेते हैं। पिच क्या होता है? पिच का फॉर्मूला डायरेक्ट दे देता है। पिच का फॉर्मूला बोल रहे हैं, आपको परिभाषा दे देता है, पूछता है क्या बोल रहा है इसमें। तो पिच का फॉर्मूला होता है एक चूड़ी के मध्य से, ये होता है हमारा एक चूड़ी के मध्य से तुरंत उसके बाद दूसरी चूड़ी के मध्य के जो बीच की दूरी होती है वो हमारी कहलाती है पिच, ये होती है हमारी पिच। अब हम देख लेते हैं थ्रेड एंगल। जो दोनों हमारे फ्लैंक निकलते हैं उनके बीच का जो एंगल बनता है वही हमारा थ्रेड एंगल होता है। थ्रेड एंगल आपको पता ही है, 55 भी होता है, 60 भी होता है, 29.5 होता है, 30 भी होता है, अलग अलग थ्रेड का अलग अलग एंगल होता है।
डेप्थ को हम एक ही बार देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। हेलिक्स एंगल क्या होता है? यहां से जो सेंटर से जो सीधी लाइनें खींची जाएं और जो हमारा थ्रेड सीधा कटा हुआ है उसके बीच अगर कोई हम अगर अक्ष डालें तो जो हमारा झुकाव कोण बनेगा वही हमारा हेलिक्स एंगल कहलाता है। रूट किसे कहते हैं? दो फ्लैंकों का बॉटम मीन्स नीचे का सतह जो होता है, जो ये होता है हमारा, ये वो होता है हमारा रूट, जो कि यहाँ पे नीचे वाला दर्शाया है। क्रेस्ट क्या होता है? जो दो फ्लैंकों से टॉप सतह जहां पे टच करती है वो हमारा होता है क्रेस्ट। अब डेप्थ हम देख लेते हैं इसका। डेप्थ क्या, थ्रेड का डेप्थ क्या होता है? डेप्थ होता है हमारा जहां पे ये बॉटम सरफेस है और जहां पे ये क्रेस्ट है, इसके बीच की दूरी हमारी यही होती है डेप्थ। ये माइनर डायमीटर, पिच डायमीटर, मेजर डायमीटर, ये तीनों क्या होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। माइनर डायमीटर होता है जब हमारा रूट से रूट, ये होता है हमारा रूट, जो रूट एक रूट से उसके ऊपर वाला रूट, मतलब दोनों आमने सामने के रूट के बीच की दूरी हमारी माइनर डायमीटर कहलाती है। पिच डायमीटर क्या कहलाती है? हमने आपको यहाँ पे पिच बताया ना, एक थ्रेड के मध्य से दूसरे थ्रेड के मध्य के बीच की दूरी हमारी पिच कहलाती है। तो यहाँ पे अगर हम काल्पनिक लाइन डालें तो ये हमारा थ्रेड है, ये हमारा बीच की लाइन जो है वो पिच डायमीटर कहलाती है, पिच कहलाती है। ये अगर हम इन दोनों के बीच एक लंबवत लाइन खींच दें तो वो हमारा कहलाता है पिच डायमीटर। और मेजर डायमीटर ऊपर वाले क्रेस्ट से नीचे वाले क्रेस्ट के बीच की दूरी, जो हमारी दूरी दर्शाई जाती है वो हमारा होता है मेजर डायमीटर। ये चीजें डायरेक्ट, ये कुछ भी नहीं देगा, यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट करके यहाँ पे एक्स लिख देगा और पूछेगा ये क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्रेस्ट को टच कर रहा है कि नीचे वाला कहाँ पे टच कर रहा है। अगर क्रेस्ट टू क्रेस्ट टच कर रहा है तो मेजर डायमीटर, रूट टू रूट टच कर रहा है तो हमारा माइनर डायमीटर, अगर हमारा पिच से दोनों काल्पनिक लाइनों से के बीच की दूरी पूछ रहा है तो हमारा पिच डायमीटर, नीचे का पूछ रहा है तो रूट, ऊपर का पूछ रहा है तो क्रेस्ट, यहाँ पे पिच पूछ रहा है ऐसे वाला लाइन दिया हुआ है तो पिच हो जाएगा। मतलब जो भी चीजें इसमें देती हैं वो सारी चीजें हमने देख ली। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें यही चीजें पूछती हैं कि अगर कोई भी फिगर दे, इसमें यही थ्रेड का फिगर दे देगा और कहीं पे भी एक्स का दे देगा और यहाँ से जो भी यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं वो सब हट जाएंगी। ये पूछना तो उसे एक्स देगा, पूछेगा कि एक्स का मान को क्या कहते हैं वो बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चित्र में दर्शाई गई संक्रिया को पहचानिए, कौन सी क्रिया हो रही है उसे हमें पहचानना है। रीमिंग है, ड्रिलिंग है, काउंटर सिंकिंग है, काउंटर बोरिंग है। सभी देख लेते हैं। रीमिंग कहाँ की जाती है? ड्रिलिंग के बाद उस साइज को शुद्ध रूप में बनाने के लिए हम रीमिंग करते हैं। किसी भी जॉब में ड्रिल करना होता है, कोई जॉब फ्लैट जॉब है, किसी भी तरह का जॉब है, राउंड बार जॉब है, उसमें होल करना है तो वह प्रक्रिया हमारी ड्रिलिंग कहलाती है। काउंटर सिंकिंग, यही वाला टूल अगर हमारा ऐसा हो जाता है, बेवल हो जाता है तो वो हमारा काउंटर सिंकिंग कहलाता है। अगर ये हमारा सीधा ही है तो ये हमारा हो जाता है काउंटर बोरिंग। ये चीजें हैं, ये भी हमने देख लिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फटाफट देख लेते हैं। सेंटर ड्रिल के एक्स भाग, ये एक्स भाग जो होता है इसे हम कॉम्बिनेशन ड्रिल भी कहते हैं। एक तरफ से हम इसका ड्रिल भी कर सकते हैं, मतलब सेंटर होल भी लगा सकते हैं, और काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, इस टूल से हम दोनों कर सकते हैं। इसका पूछ रहा है इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, तो इसका इंक्लूडेड एंगल कितना होता है हमारा 120 होता है। और साधारण कार्यों के लिए हम कितना एंगल का ड्रिल प्रयोग करते हैं, तो 118 का ड्रिल करते हैं। ये भी हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कठोर मटेरियल के लिए टर्निंग पे कौन सी कार्बाइड टिप यूज की जाती है। आप देखिए, आपको रैक एंगल पहली क्लास में बताए थे, रैक एंगल से क्वेश्चन पूछ लिया। कठोर मटेरियल के लिए टर्निंग में प्रयुक्त कार्बाइड टिप टूल में कौन सा एंगल दिया जाता है। तो जब हम पॉजिटिव रैक एंगल देते हैं तो वहां पे नॉर्मल जो हमारे सॉफ्ट चीजें, सॉफ्ट धातु होती है उसकी टर्निंग के लिए, निगेटिव देते हैं तब हमारा कठोर मटेरियल, हार्ड मटेरियल की टर्निंग के लिए करते हैं। तो ऋणात्मक हमारा कहाँ है, ऋणात्मक हमारा ये रहा ऋणात्मक। धनात्मक कहां पे होता है, धनात्मक जो हमारा सॉफ्ट धातु होती है वहां पे। शून्य का कहां होता है, जब हम पीतल की टर्निंग करते हैं, पीतल के लिए किसी भी प्रकार का रैक एंगल का जरूरत नहीं होता, वो शून्य ही होता है। ये होता है हमारा क्वेश्चन पूछा है, फॉलोवर स्टडी को फिट किया जाता है, मतलब
लेथ मशीन पे जब हम फॉलोअर स्टडी का प्रयोग करते हैं, मतलब स्टडी रेस्ट का प्रयोग क्यों करते हैं ये भी हम जानेंगे। फॉलोअर स्टडी रेस्ट का प्रयोग वहां करते हैं जहां पे लंबी जो जॉब होती है उसको सहारा देने के, वो वाइब्रेट ना करे, हिले ना टर्निंग करते समय, वहां पे हम स्टडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं। अब इसमें स्टडी रेस्ट के पार्ट होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं। वो फॉलोअर स्टडी को पूछा है। फॉलोअर मींस फॉलो करते रहना, मतलब आगे पीछे वो चलते रहना, जो हमारा सैडल मूव कर रहा है उसको फॉलो करते रहना, इसी से पता चलता है। तो जो हमारा सैडल होता है वो बेड पे फिक्स होता है, जो हम कैरेज को आगे पीछे घुमाते हैं तो हमारा सैडल आगे पीछे मूव करता है, तो फॉलोअर स्टडी रेस्ट को हम सैडल पर यूज करते हैं। और एक होता है हमारा फिक्स्ड स्टडी रेस्ट, उसको हम बेड पर यूज कर लेते हैं, वो एक जगह फिक्स रहता है। लेट बेड दिया है ना, तो उसको हम फिक्स स्टडी रेस्ट को वहां पे प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये तो बहुत ही क्वेश्चन इजी है। साधारण मेंटल पर दिए जाने वाले अनुपात, ये होता है हमारा 1:2000। फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं, मतलब फेस प्लेट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो फेस प्लेट का हम प्रयोग वहां करते हैं जहां हम अनियमित जॉब, मतलब किसी भी इरेगुलर शेप में है उसे पकड़ने के लिए हम इसमें हम अनियमित जॉब को पकड़ने के लिए फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। अब पूछता है टी स्लॉट के बारे में, उसमें टी स्लॉट कटी होती हैं, उसको हम उसका प्रयोग क्या होता है। तो जब हम इरेगुलर शेप को उसमें बांधते हैं तो एक तरफ वजन ज्यादा हो जाता है, एक तरफ हमारा वजन कम हो जाता है। तो वजन को बैलेंस करने के लिए टी स्लॉट में हमें बोल्टिंग, मतलब उसमें भर देना होता है, कोई बोल्ट है उस लेवल का हुआ, जाके हमें जो नीचे वाला भारी है और ऊपर वाला अगर हल्का है तो दोनों को बैलेंस करके उसे रोटेट कर सके ताकि हमारा वाइब्रेट ना कर सके, उसके लिए हम टी बोल्ट का यूज करते हैं। फेस प्लेट का प्रयोग अनियमित जॉ को पकड़ने के लिए हम फेस प्लेट का अनियमित जॉ को पकड़ने के लिए फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लेथ का हेड स्टॉक स्थित होता है। ये क्वेश्चन, मतलब इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आए हुए क्वेश्चन आपको पता ही चल रहा होगा, तो एक बार रिवीजन करने की जरूरत है। तो इसमें पूछ रहा है हेड स्टॉक कहां पर स्थित होता है। जो ऑपरेटर होता है उसके राइट साइड में हमारा क्या होता है, टेल स्टॉक स्थित होता है, और लेफ्ट हैंड में हमारा हेड स्टॉक स्थित होता है, और जो बिटवीन होता है, बीच में होता है, हमारा कैरेज स्थित होता है। तो इसमें पूछ रहा है लेथ हेड के राइट साइड हमारा होता है क्या, टेल स्टॉक। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे होता है हमारा टेल स्टॉक। लेफ्ट हैंड पे हमारा होता है हेड स्टॉक, ये होता है हमारा। लेथ बेड के मध्य में हमारा क्या होता है, कैरेज यूज होता है। लेथ बेड के नीचे तो हमारा लेग होता है। सबको हमने देख लिया। सबसे इजी क्वेश्चन, स्टडी रेस्ट के पैड किसके बने होते हैं, तो पीतल के बने होते हैं। सबसे ज्यादा इजी है ये। स्टडी रेस्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है, आपको बताएं। स्टडी रेस्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है, जॉब को सहारा देने के लिए। टेढ़ी मेढ़ी के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है ना एक्स वाला भाग, आपको बताया ना कि कोई भी फिगर देकर के एक्स वाले पार्ट को दर्शा करके आपसे पूछ लेगा एक्स जो भाग है वो क्या आपको दर्शाता है। स्थिर जा, हैंडल, गतिमान जा, कठोर जा, ये चीजें। तो ये जो होती हैं, ये होता है हमारा फिक्स। सभी को देख लेते हैं। ये होता है हमारा जो मूवेबल होता है, ये होता है हमारा हैंडल, ये होता है हमारा स्पिंडल, ये होता है हमारा बेस, ये होता है हमारा ये होता है मूवेबल, ये होता है हमारा फिक्स, ये होता है हमारा। अगर हमारा ये जिस पे जॉब को पकड़ता है वो एक्स को दर्शाया है तो हार्ड, कठोर जा ये होता है। अगर वो पूरा इस भाग को पूछ ले रहा है तो वो फिक्स जा में आता है, ये फिक्स जा में आता है। दोनों को हमने देख लिया, मतलब सारे को देख लिया। गतिमान जा ये होता है कठोर वाला जा जिसपे हम पकड़ते हैं जॉब को, ये होता है। अगर हमारा पूरा पूछ रहा है ये वाला भाग तो वो फिक्स जा होता है, ये बेस होता है, ये स्पिंडल होता है, ये हैंडल होता है। सभी को हमने देख लिया। आगे चलते हैं। इसमें पूछा है HSS। HSS का मतलब होता है हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील में मिश्रित यौगिकों का मान बताइए। टंगस्टन कितना होता है, क्रोमियम कितना होता है, वेनेडियम कितना होता है। तो 18, 4, 1 पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हमारा सही होता है। इसमें दूसरा क्या देख लेते हैं,
क्रोमियम, क्रोमियम का 18% मात्रक किसमें होता है हमारा, स्टेनलेस स्टील में होता है। ये तो होगा नहीं। कोबाल्ट, कोबाल्ट नहीं होगा। वेनेडियम 18%, ये तो 1% होता है। हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, साधारण ढलवे की टर्निंग के लिए उपयोग किया जाता है। साधारण ढलवे, ढलवे मतलब कास्ट आयरन, ढलवा लोहा मतलब होता है हमारा कास्ट आयरन। हम जानते हैं कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए सूक्ष्म हवा की जरूरत होती है या किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। कोई भी कटिंग फ्लूइड का उपयोग नहीं करेंगे, मतलब ये हवा से ही अपना कूलेंटिंग कर लेता है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। गैप बेड, गैप बेड लेथ का उपयोग क्यों किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई हमारा लेथ मशीन है, गैप बेड कहाँ होता है ये भी देख लेते हैं। अगर कोई हमारा लेथ मशीन है, यहां पे तो हमारा होता है कैरिज, ये होता है हमारा बेड, ये होता है हमारा टेल स्टॉक, ये होता है हमारा हेड स्टॉक, ये चीजें होती हैं। तो पूछा है गैप बेड, गैप बेड का मतलब होता है यहाँ पे तो हमारा चक बंधा होता है, यहीं पे होती है हमारी गैप बेड। ये इतना पार्ट हम हटा देते हैं, ये सारी चीजें वैसे ही रहती हैं, ये बेड यहाँ पे हमारा ऐसा कट जाता है। तो हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हमारे जॉब का डायमीटर बड़ा होता है, मतलब यहाँ पे हम इतना कर रहे हैं तो गैप बेड लगाने की जरूरत नहीं है, हम पूरा बेड लगा ले रहे हैं। पर हमें अगर इतना बड़ा जॉब बांध के रोटेट करना है तो ये वाला बेड हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वाला बेड हम, वो सारे में होता है, अगर हमें जरूरत होती है तो एक गैप बेड निकाल लेते हैं हम, बड़ा वाला डायमीटर को यूज करके हम अपना टर्निंग फेसिंग जो भी प्रक्रिया है इस जॉब पे वो हम कर लेते हैं। तो बड़ा वाला डायमीटर का जॉब पे हमें टर्निंग करना है तो हम गैप बेड का प्रयोग करते हैं। छोटे जॉब की टर्निंग के लिए बिल्कुल नहीं, बड़े जॉब की टर्निंग के लिए, परिशुद्ध जॉब की टर्निंग के लिए लंबे, लंबाई मतलब ये होता है, छोटा मतलब ये, छोटे के लिए हम गैप बेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारा साधारण बेड ही इस्तेमाल हो जाएगा। अगर हमारा बड़े जॉब, बड़ा जॉब ये मतलब ये बड़ा जॉब है उसको टर्निंग करना है तो हमें गैप बेड का इस्तेमाल करना होगा, ऐसा गैप बेड होता है। आपने सब कुछ इसमें देख लिया। देखिए कुछ चीजें होती हैं अगर आप प्रैक्टिकल किए हुए हैं तो वो आसानी से समझ में आ जाती हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान लिए हुए हैं तो थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना रहता है, समझना रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाई कार्बन स्टील, उच्च कार्बन औजार इस्पात में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है। तो हम तीनों में देख लेते हैं कितनी होती है। लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, तीनों को देख लेते हैं। लो में होता है 0.3 से 0.15 तक प्रतिशत तक, 0 पॉइंट, अब यहां पे आ जाता है हमारा, कभी 2 भी देता है कभी 3 भी देता है, इसका कोई डाटा फिक्स नहीं रहता है, पर ये जो यहाँ पे होता है हमारा 0.6 तक होता है परसेंट तक, ये जो होता है हमारा 0.6 से 1.5 जो हमारा ये पूछा है, इन सभी का किसी का भी डाटा जो होता है हमारा वो फिक्स नहीं रहता है कि यही एग्जाम में देगा, कुछ आगे भी करके दे देगा, कुछ पीछे भी करके दे देगा। तो हमें ऑप्शन से ये कन्वर्ट करना रहता है कि हमारा ऑप्शन में क्या है और हम क्या चीजें हमें लगानी है। इसका भी कुछ नीचे दे देगा, कुछ ऊपर भी दे देगा, इसका भी कुछ नीचे दे देगा, कुछ ऊपर भी दे देगा। 0.6 भी होता है, 0.7 भी होता है। यहाँ पे 0.6 भी देता है कभी कभी, 0.7 भी देता है कभी कभी, 0.9 भी देता है कभी कभी, पर ये तो हमारा फिक्स रहता है। और यहाँ पे भी कभी कभी डाटा हमारा 1.5 से 1.6 भी कर देता है। तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना रहता है, ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 0.1 से 0.2 ये नहीं होगा, 0.4 से 0.7 ये भी नहीं, 0. हाई कार्बन स्टील पूछा है, हाई कार्बन स्टील
तो 0.6 से 0.5 के करीब में जाएंगे तो यहाँ देखिए 0.9 आपको बताएं, यहाँ पे भी कभी कभी दे देता है, तो 0.9 से 1.5 ये होता है हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कटिंग ऑयल के 2 प्रमुख कार्य बताइए। कटे चिप्स को बाहर निकाला और स्नेहन करना। स्नेहन मतलब वो लुब्रिकेंट का काम पूछ रहा है, साफ करना व स्नेहन करना। स्नेहन यहाँ पे पूछ रहा है। कूलेंट का मतलब होता है शीतलक, और जो लुब्रिकेंट होता है उसका मतलब होता है स्नेहक करना। औजार को ठंडा करना और धातु चिप्स को बाहर निकालना। जब हम कभी भी हम कूलेंट का यूज करते हैं तो वो हमारा जो कटिंग करता है, जो हमारा कटिंग पॉइंट होता है वहां, और जॉब जो होता है उसे, इन दोनों के पार्ट को ठंडा रखता है, और जो हमारा चिप्स यहां से प्रोड्यूस होता है उसे आसानी से बाहर निकालता है। ये हमारा होता है कटिंग ऑयल का काम, जो कि हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फुल फॉर्म पूछा है BIS का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो कहां दिया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन ये देखिए, खराद पर आमतौर पर सोल्यूबल ऑयल और जल का मिश्रण। लगभग 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 हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। 1:20 का होता है। अगर पानी मतलब है वाटर पहले कह रहा है तो 20 पहले लगा देंगे और 1 बाद में लगा देंगे, ये हो जाता है। ये हो जाता है हमारा जल, ये हो जाता है हमारा कूलेंट, जो हमारा सोल्यूबल ऑयल होता है, सोल्यूबल ऑयल होता है। जब हमारा सोल्यूबल ऑयल पहले कह रहा है तो पहले हम 1 लगाएंगे और जल की मात्रा 20 होगी। और कौन सा मिलाने का सही तरीका है, तो पानी में हम सोल्यूबल ऑयल 1 लीटर को डाल देते हैं, वो हमारा घोल सही देता है। 1 लीटर सोल्यूबल ऑयल में 20 लीटर पानी नहीं डालते हैं, 20 लीटर पानी में 1 लीटर सोल्यूबल ऑयल डालते हैं। ये हमारा सही तरीका होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्नेहक का मुख्य कार्य क्या है। आ गया ना, जो हमारा लुब्रिकेंट था, तो मशीन औजार को गर्म होने से बचाना। बिल्कुल नहीं, ये कूलेंट का काम होता है। मशीन के हिस्से व पुर्जे को ठंडा नहीं करता है ये। 2 मैचिंग पार्टों को गीला रखना, बिल्कुल नहीं। 2 मैचिंग पार्ट के मध्य घर्षण को कम करना, ये घर्षण को कम करता है। गर्म करना, ठंडा करना, गीला करना, ये किसका काम होता है हमारा, किसका काम होता है, कूलेंट का काम होता है, शीतलक का काम होता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, घर्षण को कम करता है। लुब्रिकेंट जो होता है हमारा घर्षण को कम करता है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, माइल्ड स्टील की टर्निंग में कौन सा शीतलक का प्रयोग किया जाता है। माइल्ड स्टील में सब लोग जानते हैं सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है, सोल्यूबल ऑयल ऑप्शन में है ही, डी है। अगला क्वेश्चन क्या है, होल के अधिकतम साइज व शाफ्ट के न्यूनतम साइज के अंतर को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से आपको बता देते हैं। इसमें दिया है, जैसे हमारा 25 है, 0.5 ये हमारा होल का है, और हमारा शाफ्ट का दे दिया 25 प्लस माइनस 0.1। तो इसका हाई मतलब 25 25.05 ऐड करेंगे, मतलब ये अधिकतम साइज पूछ रहा है, शाफ्ट का न्यूनतम साइज, माइनस 20 में से 0.1 को घटाएंगे, ये 20.00 में से कितना घटाना है, 0.1 को घटाना है। यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, ये आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ये। इसके बीच के जो अंतर आते हैं वो हमारा कहलाता है क्लियरेंस। क्या होता है, क्लियरेंस होता है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। BIS में कुल छिद्रों की संख्या होती है, तो ये हम सब देख लेते हैं। तो कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा ISO, एक होता है BIS, एक होता है BSI। इन तीनों को देख लेते हैं। पूछता है टोटल टॉलरेंस पूछता है, और होल और शाफ्ट का नंबर पूछता है। अब देखिए,
होल को कैसे दर्शाते हैं, लेटर का जो बड़ा लेटर होता है, मतलब जो ए बी सी होता है वो होल को दर्शाता है, जो छोटा लेटर होता है वो हमारा सॉफ्ट को दर्शाता है। ये दोनों चीजें हमने देख लिया। आईएसओ में ग्रेड होता है टॉलरेंस का 18, बीआईएस में कितना होता है 18, और बीएसआई में होता है हमारा 16। सॉफ्ट और होल दोनों का जो नंबर होता है वो होता है हमारा 26 ही, क्योंकि ए टू जेड यही दोनों हमारे होते हैं। तो इसमें होता है हमारा 28, इसमें होता है 25, इसमें होता है हमारा 21। ये तीनों हमारे सॉफ्ट और होल का संख्या होता है। सबको हमने देख लिया, इसके अनुसार हम आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जब बेसिक डायमेंशन पर क्लियरेंस एक साइड दिया होता है, ये भी देख लेते हैं, थोड़ा सा समझने वाली बात है। जैसे 10 पर प्लस माइनस 5 लिखा है, 0.5 लिखा है, तो वो ये है, ये बोल रहा है कि ये बेसिक साइज जो है उसके अपर भी दिया है, उसके न्यूनतम भी दिया है। ये होता है हमारा बाइलेटरल। बाइलेटरल होता है। अब इसी 10 पर माइनस माइनस करके 0.5 कर दे, या सिर्फ माइनस कर दे और प्लस वाला 0 कर दे, तो ये हमारा एक ही तरफ माने न्यूनतम की तरफ हमारा दिया है, तो ये होता है हमारा यूनिलेटरल। यूनिलेटरल तो इसमें कहा है एक साइड, एक साइड का मतलब ऐसा वाला, तो ऐसा वाला यूनिलेटरल हुआ। यूनिलेटरल टॉलरेंस ये रहा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने देख लिया। ये वाला क्वेश्चन है, विनिमयशीलता का प्रयोग किया जाता है पार्ट की मरम्मत के लिए, बहु उत्पादन के लिए, सिंगल पीस उत्पादन के लिए, उपरोक्त सभी। सिंगल पीस उत्पादन के लिए, इसमें देखते ही उपरोक्त सभी लोग मार देते हैं कि यही तो सही होगा, सब इसमें आता है, तो ऐसा नहीं है। विनिमयशीलता का उपयोग हम बहु उत्पादन के लिए करते हैं। विनिमयशीलता का मतलब बहु उत्पादन के लिए ही इसका यूज हम करते हैं। क्या होता है बहु उत्पादन, मतलब मास प्रोडक्शन के लिए। विनिमयशीलता का मतलब ये होता है कोई कारीगर एक जगह पे कोई जॉब बना रहा है और वही कारीगर हमारा कहीं और जाकर के जॉब बना रहा है, कोई और कहीं का भी कारीगर उस जॉब को बनाता है, तो दोनों जॉब हमारा एक टॉलरेंस में आती हैं। वही टॉलरेंस हमारा जिसके अंतर्गत आता है विनिमयशीलता, मतलब इंटरचेंजेबिलिटी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार फीट 3 प्रकार के होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं फीट, हाँ फीट हमारे कितने प्रकार के होते हैं? क्लियरेंस फीट होता है, एक होता है हमारा ट्रांजिशन फीट, दूसरा होता है हमारा इंटरफियरेंस। ये तीनों हमारे फीट होते हैं। तो देख लेते हैं किसमें है, क्लियरेंस फीट, ट्रांजिशन फीट, इंटरफियरेंस फीट, ये हमारे इनमें जो कि समाहित है। ये हमारा आंसर सही हो गया। लगभग हमने 82 के करीब क्वेश्चन किए हैं और सभी क्वेश्चन ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन वो आए हुए हैं। तो सबसे पहले एक बार और हम आपको याद दिला देना चाहते हैं, बीआरसी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि आप एग्जाम से पहले अपनी काबिलियत को, अपने पढ़ाई को, कितना पढ़ाई किए हैं आप उसे जांच लें। तो 10 नवंबर को हमने एक टेस्ट रखा है। कब है वो टेस्ट? वो टेस्ट है 10 नवंबर को। 10 नवंबर को जो फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, जो ऐसे मेजर लोग हैं जिसमें ज्यादा कंपटीशन है पर कुछ कैटेगरी में है, उन लोगों तो हम एकदम 100% कहेंगे कि वो इसमें एनरोल हों और देखें अपनी तैयारी कितनी है। वैसे हमने टेस्ट तो सभी लोगों के लिए रखा है, वो आप लिंक पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जो कमेंट बॉक्स है उसमें लगा दिया है। उसमें आप जाकर क्लिक करके सारे ट्रेड, जितने भी जिसका भी ट्रेड है उसमें एनरोल हो सकते हैं। और अच्छे से 10 नवंबर को रात 8 बजे ये स्टार्ट हो जाएगा। अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए और जो मैराथन कराया गया है उसको आप रिपीट करिए। और इसके बाद ईडी का क्लास और न्यूमेरिकल जो भी चीजें हैं शुरू से लगाए लास्ट तक, फीटर, टर्नर, मशीन में जो भी न्यूमेरिकल पूछी गई हैं उन सभी का एक सेपरेट वीडियो
और सारे फॉर्मूलों का रिवीजन, उन्हें सॉल्व कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक हुआ या लॉन्ग ट्रिक हुआ, जैसे भी लगाना है। एग्जाम में 50 क्वेश्चन के लिए अगर 120 मिनट दे रहा है तो बहुत समय है, हम उसे आसानी से कर लेंगे। तो आप इसे भी रिवीजन करिएगा और जो क्लास आ रही है उसके लिए भी रिवीजन करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।